मानवा की शुरुआत होती है और काफी जोर की बारिश हो रही होती है। एक लड़का खड़ा होता है, तभी अचानक से उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिर जाती है, वो लड़का गिर जाता है। अगले सीन में हम हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम होता है यू डैम डक। हम इसे डैम बुलाएंगे। ये किसी कंपनी में इंटरव्यू देने आया होता है, जहाँ पर वो लोग उससे सवाल कर रहे होते हैं, मिस्टर यू डैम डक, मैंने बस आपसे इतना पूछा कि ड्रिंकिंग वाटर को कैसे प्यूरिफाइड करते हैं। डैम अपना जवाब दे रहा होता है, पर तभी उनमें से एक बंदा कहता है, ठीक है अगला सवाल, मिस्टर यू डैम डक, आखिर आपकी मोटिवेशन क्या है हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। डैम कुछ कहे उससे पहले वो लोग डैम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारे रेज्यूमे को देख के लगा कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है और ना ही कोई बढ़िया बैकग्राउंड। सीरियसली तुम्हें नहीं लगता तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। डैम को समझ नहीं आता। आगे ये लोग कहते हैं, आखिर इन सब का मतलब क्या है, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है और आखिर तुम इतनी बड़ी कंपनी में अप्लाई क्यों कर रहे हो। डैम कहता है, पर जॉब नोटिस में तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसपे ये लोग कहते हैं, वो लॉ की वजह से था। लॉ हमें अलाउ नहीं करता कि हम उन लोगों में फर्क करें जिनके पास टैलेंट नहीं है, पर रियलिटी में चीजें डिफरेंट है। डैम अपने मन में कह रहा होता है। घुमा फिरा कर वापस से बात टैलेंट पे आ गई। जब से इस दुनिया में डंजन्स आए, कुछ लोग जिनके पास पोटेंशियल थी वो अवेक हो गए और लोग उस चीज को टैलेंट बोलने लगे और उसी की वजह से ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा डेवलप कर पाई। कुछ लोग कहते हैं कि टैलेंट ब्लेसिंग है। मुझे भी यही लगा था जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। आगे वही कंपनी वाले लोग कह रहे होते हैं, हमारी कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो तुम्हारे जैसा इंसान जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है वो हमारे लिए यूजलेस है। तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए था। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुमने अप्लाई क्यों करा। डैम कहता है, जो भी चीज तुम लोगों ने कही तुम्हें पता है ना कि तुम बिना टैलेंट वालों में फर्क कर रहे हो। जिस उनके उनमें से एक आदमी कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे बारे में क्या, तुमने लाइन क्यों क्रॉस करी, क्या मैंने जो कुछ कहा वो गलत था। हम तुम्हारे जैसे लोगों से थक चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है बिना टैलेंट वाला कोई सुपर हीरो होता है क्या, और आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो हमसे लड़ाई ले रहे हो। डैम कहता है, क्या इंसान की तरह ट्रीट किए जाने की मांग करना बुरा है, माफी मांगो। जो सुन के उनमें से एक बंदा कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि इसका अपोजिट होना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए हमारा इतना प्रीशियस टाइम बर्बाद करने के लिए। डैम कहता है, तो तुम माफी नहीं मांगोगे। तभी वो अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकालता और कहता है, हमारे बीच जो कन्वर्सेशन हुई वो मैंने रिकॉर्ड कर ली है इसमें। जो सुन के सामने वालों की ऐसी की तैसी हो जाती है। डैम कहता है, ऑफ कोर्स तुम मुझ में फर्क कर रहे थे और तुमने ये भी एडमिट करा है कि तुमने जॉब के ऑफर में गलत इन्फॉर्मेशन डाली थी। जो सुन के इनकी अकल ठिकाने आ जाती है और ये लोग कहते हैं, हाँ मैं तो बस मजाक कर रहा था टेंशन कम करने के लिए। डैम जाने लगता है और ये लोग अपनी चेयर से उठ के आते हैं उसे रोकने के लिए और कह रहे होते हैं कि हम बस माफी मांगने ही जा रहे थे, मैं माफी मांगूंगा, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। पर डैम इन पे ध्यान नहीं देता और कहता है, चलो देखें कि तुम वही चीज है जो तुमने मुझसे कही, क्या तुम ह्यूमन राइट कमीशन के सामने भी कह सकते हो। और ये सुन के इनकी फट जाती है। डैम कंपनी से बाहर आते हुए कह रहा होता है, मेरे पास बस टैलेंट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास इज्जत भी नहीं है। और इसने उनके खिलाफ सच में रिपोर्ट कर दी होती है। डैम कह रहा होता है, टैलेंट ह्यूमन काइंड के लिए ब्लेसिंग है, मेरे कद्दू का ब्लेसिंग है। तभी वो चिंगम पे पैर रख देता है और वो और गुस्सा हो जाता है। पर इसकी घटिया किस्मत यहीं तक नहीं रुकी है, कोई आदमी इसके मुंह पे पानी मार देता है। कितनी खराब किस्मत है बेचारे की। डैम फाइनली अपने घर पे वापस आ जाता है और कह रहा होता है, ये साले शराबी, इन्होंने वापस से उल्टी कर दी खिड़की से मेरे घर के अंदर। डैम अपना घर साफ करते हुए अपनी मोम से बातें कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि डैम की मोम हॉस्पिटल में है। डैम कह रहा होता है, हाँ मोम, क्या आपने खाना खाया, हॉस्पिटल का खाना कैसा होता है। डैम की मोम कह रही होती है, तुम जरूर थक गए होगे काम करते हुए, अगर तुम्हारे अंकल पैसे दे देते हैं तो ठीक रहेगा। जिस पे डैम चिल्लाते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा था ना उस कमीने का नाम न लीजिएगा। डैम की मोम कहती है, बेटा वो तुम्हारे अंकल है, उनके बारे में ऐसा तो मत कहो। डैम कहता है, मोम अगर उनको पैसे देने होते तो वो कब का दे चुके होते हैं, मुझे यकीन है कि अब तक वो किसी दूसरे देश भाग गए होंगे। मैं आप पे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे माफ करिएगा कि मैंने आप पे चिल्लाया। आप चिंता मत करिए, आपको नहीं पता कि आपका बेटा कितना वेल एजुकेटेड है। इस ग्रेट रेज्यूमे के साथ मैं सोसाइटी में अच्छा कर रहा हूँ। आप पैसों के बारे में चिंता मत करिए, बल्कि अच्छे होने पर ध्यान दीजिए। हाँ मैं सब सही कर रहा हूँ, ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ऑफ कोर्स डैम अपनी मोम से झूठ बोल रहा है। डैम अपने घर से बाहर आता है और सिगरेट निकाल के पीने लगा है और कहता है, यही वो एक अकेली चीज है जो मुझे कंफर्ट करती है। पर उसकी सिगरेट बुझाने के लिए यहाँ पर बारिश हो जाती है, जिसे देख के वो और गुस्सा हो जाता है और अपना लाइटर फेंक देता है और गॉड पे चिल्लाने लगा और कहता है, आखिर आप मुझे सिगरेट तो पीने दे सकते थे, मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है, आखिर हमेशा आप मुझे ही डिस्टर्ब क्यों करा करते हैं, आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। सच बोलूं तो ये मैटर नहीं करता कि गॉड है भी या नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, ये मेरी गलती तो नहीं है, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पर अगर मैं सच बोलूं तो मैं गुस्सा हूँ गॉड पे, क्या इन्हीं चीजों की वजह से। तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग गिरने वाली होती है। डैम अपनी फिंगर दिखाते हुए कह रहा होता है, अब क्या होने वाला है। तभी वो लाइटनिंग स्ट्राइक डैम पे गिर जाती है। डैम कह रहा होता है, क्या मैं मरने वाला हूँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। और हम डैम को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है। वो अपने मन में कह रहा होता है, पर मेरी मोम का क्या होगा मेरे बिना। पर तभी उसकी आंखें वापस से खुलती हैं और वो कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ। और उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है हायरिंग। डैम कहता है, आखिर ये क्या चीज है। और उस स्क्रीन पे लिखा होता है, गॉड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ डैम अपने घर में बैठा होता है और कह रहा होता है, क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं। गॉड को इतना भला बुरा कहने के बाद मैं जो उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता था, उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिर गई। क्या यही वो चीज है जिसे वो लोग हेवेंस का जजमेंट कहते हैं। जब लोगों के ऊपर लाइटनिंग गिरती है तो ज्यादातर वो लोग मर जाते हैं, पर मेरी बॉडी पे तो एक सिंगल खरोच भी नहीं है और मेरे सर के ऊपर ये मैसेज घूम रहा है। आखिर ये है क्या चीज। ये तो वो स्टेटस विंडो लग रही है, जिनके पास टैलेंट होता है वही देख सकते हैं। एक सेकंड, स्टेटस विंडो, क्या जो बिजली मुझ पे गिरी वो टैलेंट थी। मैं इसे टेस्ट कैसे करूं। स्टेटस विंडो ओपन, पर स्टेटस विंडो ओपन नहीं होती। डैम आगे कहता है, अगर ये स्टेटस विंडो नहीं है तो आखिर ये है क्या, और आखिर ये चीज किसी पार्ट टाइम जॉब के नोटिस जैसी क्यों लग रही है। जैसे ही डैम पार्ट टाइम जॉब बोलता है, सिस्टम के और मेन्यू ओपन हो जाता है। डैम हैरान होता है और कहता है, तो ये पार्ट टाइम जॉब का ही नोटिस था। मैं रियलिटी में भी सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही कर सकता हूँ। क्या मैं हमेशा पार्ट टाइम जॉब ही करूँ। लेकिन नहीं, इसके बारे में पॉजिटिवली सोचता है। मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, तो मुझे लगता
जाता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता हूँ। चलो देखते हैं कि ये गॉड्स का पार्ट टाइम क्या है, क्या ये कैटेगरीज में डिवाइडेड है। चलो देखते हैं। डैम सिस्टम पे क्लिक करता है पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे पास इनफ डिवाइन पावर नहीं है। डैम हैरान होकर कहता है डिवाइन पावर, आखिर ये डिवाइन पावर है क्या? और सिस्टम इसे बताता है डिवाइन पावर वो एनर्जी है जो कि गॉड्स यूज करते हैं। डैम डिसअपॉइंट होते हुए कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास वो कहाँ होगी, मेरे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। पर ये कोई डेंजरस चीज नहीं लग रही, किसे पता शायद ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलो इसे एक बार ट्राई करते हैं। गॉड्स का पार्ट टाइम जॉब पोस्ट, मुझे लगता है किसी ऐप की तरह है जॉब फाइंड करने के लिए। तभी डैम को एक जॉब मिल जाती है जिसमें डिवाइन पावर की जरूरत नहीं होती। डैम उसे ढूंढ लेता है और कहता है चलो देखते हैं। और इस जॉब होती है मैन पावर के लिए, मतलब एक डंजन बनाने के लिए मैन पावर चाहिए। अरे मतलब वही मजदूरी। और इस जॉब का बॉस होता है अपना थॉर। तुम चाहो तो इसे पूरा पढ़ सकते हो। वैसे थॉर ने एक मैसेज भी दिया होता है जिसमें लिखा होता है लोकी के आदमी अलाउ नहीं है, पर अगर तुमने कुछ करने का सोचा तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। डैम कहता है एक सेकंड, डंजन्स? पर वो तो मॉन्स्टर से भरे होते हैं। बहुत आखिर हो क्या रहा है? क्या डंजन्स को गॉड्स बनाते हैं? क्या मुझे इसका यकीन करना चाहिए? मुझे ये करने पे क्या मिलेगा? और इसका पेमेंट होता है 12 थॉर, मतलब 12 थॉर। डैम कहता है 12 थॉर, हाँ तो ये गॉड्स की करेंसी है, क्या इनसे मुझे हमारे पैसे मिल सके? वेल ये वो पैसे जो कि गॉड्स इस्तेमाल करते हैं तो इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। और डैम वो जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। और हम देखते हैं एक लाइटनिंग काफी जोर से एक पेड़ पे गिरती है और ये लाइटनिंग हमारे डैम को ट्रांसपोर्ट करती है उसकी जॉब है। डैम को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। डैम कहता है मैंने ये जगह कभी नहीं देखी, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक मॉन्स्टर है। डैम नोटिस तो करता है पर उतनी देर में वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। पर तभी कोई उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और कहता है ओए कमीने, अच्छा बच्चा बन। तभी उस आदमी की नजर हमारे डैम पे जाती है और वो कहता है तो तुम नेवर करो। और अगले ही सेकंड उस बंदे की टोन बदल जाती है और वो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं ओडिन का बेटा हूँ, द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। और ये बंदा है थॉर। थॉर कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरे बारे में पता होगा क्योंकि मैं तो फेमस हूँ ना। और वो डैम को अपने हाथों से उठा लेता है और कहता है चलो रास्ते में बात करते हुए चलते हैं। डैम थॉर को देख के अपने मन में कह रहा होता है इतनी बड़ी बॉडी और इतनी बड़ी दाढ़ी, वो हथौड़ा पक्का थॉर का है, क्या ये सच में थॉर है? इज दिस फॉर रियल? थॉर कहता है तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम एशिया की कोई गॉड हो। डैम हैरान हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ये नॉर्मल है कि मुझे गॉड समझ रहा है? एक सेकंड, यहाँ पर और भी गॉड है, मुझे नहीं पता ये किस तरह की गॉड है, पर ये इंसान तो नहीं है, मुझे लगता है मैं ही यहाँ अकेला इंसान हूँ। डैम थॉर से कहता है हाँ मैं बस एक छोटे माउंटेन से आया हूँ। जिसपे थॉर हंसते हुए कहता है ओ द गॉड ऑफ माउंटेन्स, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैंने सुना है कि तुम उन लोगों की मदद करते हो जो डेंजर में होते हैं, ये काफी अच्छा है, पर तुमने कुछ ज्यादा इंसानों वाली चीजें नहीं पहन रखी है। डैम हैरान हो जाता है और कहता है हाँ मैं नीचे गया था माउंटेन से इंसानों की चीजें सीखने के लिए। थॉर कहता है तुम्हें सच में इंसान बहुत पसंद है ना? क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर पाओगे? तुम्हारा काम है एक ऐसी जगह बनाना जहाँ ह्यूमन सफर करें। डैम कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं ये कर पाऊंगा। थॉर कहता है क्या तुमने मिनोथरस मेज के बारे में सुना है? डैम कहता है हाँ मैंने सुना है, पर क्यों? थॉर कहता है फिर तो ये आसान होगा। और जैसे ही डैम आगे देता है वो देखता है सामने बहुत बड़ी मेज बनी होती है। मेज मतलब भूल भुलैया। थॉर कहता है ये है इस डंजन का कॉन्सेप्ट और तुम इस मेज को हमारे साथ मिलके बनाओगे। डैम ये सुन के काफी हैरान हो जाता है। आगे हम देखें डैम काम कर रहा होता है और कहता है ये कितना अमेजिंग है। उसके पीछे से एक बंदा कहता है हे तुम नए बंदे इधर आओ, हमें और भी काम करना है। डैम कहता है हाँ मैं आता हूँ। और आगे हम देखते हैं डैम इनके साथ काम कर रहा होता है, इनके साथ खाना खा रहा होता है और काम पे काम करे जा रहा होता है, जिसे देख के बाकी के लोग भी शौक होते हैं। वो इसे कह रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और कह रहे होते हैं कि आगे ट्रैप बिछे हुए हैं, ध्यान से जाना और उनमें गिरना मत। इस पे मुस्कुराते हुए डैम कहता है हाँ अगर मैं गिर गया तो मुझे बचाना। आगे हम देखते हैं कि डैम और डैम के साथ वाला बंदा उसका काम खत्म कर चुके होते हैं। डैम के साथ वाला बंदा कहता है ये काफी बढ़िया जॉब है ना? डैम कहता है हाँ ये सच में एक सिंपल काम है। डैम के साथ वाला बंदा कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, अब हम कैरेज वाले काम पे जाते हैं, तब तक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, हम उनका यूज करेंगे नई जगह पे जाने के लिए। यहाँ पे लोग कैरेज में बैठे होते हैं। डैम के साथ वाला बंदा कहता है क्या सारे एशियन गॉड तुम्हारे जैसे हैं? डैम कहता है ये तो उनकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है ना, हम इस बंदे को रेड कहेंगे क्योंकि ये रेड है। रेड कहता है बहुत सारे लोग तुम्हारी काम की तारीफ कर रहे हैं। डैम कहता है हाँ मुझे शर्म आ रही है और अपने मन में कह रहा होता है देखा ये मैं हूँ, मेरे पास 200% सोशल स्किल्स हैं, क्या टैलेंट कोई चीज भी है? गॉड्स के साथ सोशलाइज करना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। रेड वाला बंदा कहता है चलो नीचे हमें खुद से जाना पड़ेगा, हमारे इतने बढ़िया ट्रैप बेकार चले जाएंगे अगर ये बेकार का आदमी वहां गया तो। डैम अपने मन में कह रहा होता है ट्रैप्स। और हम देखते हैं डैम किसी जगह पे पैर रखने जा रहा होता है, पर रेड वाला बंदा उसे कहता है ध्यान से चलो, उसे देखो ये ट्रैप का साइन है, तुम्हें उन सब पे नजर रखनी होगी, देखो ये वहां पर है और वहां पर भी और यहाँ पर भी। क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम इन्हें देख रहे हो? तो फिर ये तो तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस हुआ। जैसा कि तुम्हें पता है जो अपर क्लास के सीनियर गॉड्स होते हैं वो ह्यूमन को टेस्ट देते हैं, पर हमारे जैसे जो लो क्लास की गॉड होते हैं उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है, इसीलिए हमें ये काम करना पड़ता है। ये डंजन कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं, इसीलिए हमारे पास बहुत काम होता है। डैम कहता है क्या इन्फिनाइट? रेड वाला बंदा कहता है जो रूम वो लोग बनाना स्टार्ट करें था 5 मिनट पहले वो तक बन गया होगा, जाके देखो। और डैम वो रूम देखने जाता है और शॉक हो जाता है और कहता है वाह इतना बड़ा स्टोन चैम्बर से 5 मिनट में बन गया, ये तो बहुत बड़ा है, आखिर उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल करा होगा इसे बनाने में। रेड वाला बंदा कहता है ये सामान यहीं रख दो, ये सामान इस जगह को गॉड्स के टेस्ट के लिए लायक बनाएगा। रेड वाला बंदा ये बॉक्स खोलता है और डैम देखता है और कहता है इसके अंदर तो एक राउंड शेप का पत्थर रखा हुआ है। रेड वाला बंदा कहता है ये बस एक मामूली तरीके का पत्थर दिखा है, पर
पर इसके अंदर से स्पाइडर्स समन होते हैं। जब ये सारे स्पाइडर्स स्पॉन होंगे तब ये डंजन और खतरनाक हो जाएगा। डैम हैरान होता है और किसी और चीज को देख के पूछता है आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है। रेड वाला बंदा कहता है तुम्हें नहीं पता, ये एक लिजार्ड मैन है। डैम अपने मन में कह रहा होता है आखिर लिजार्ड मैन का यही पार्ट ट्रांसपेरेंट क्यों है। रेड वाला बंदा डैम को वार्न करता है और कहता है अभी उसे मत छुओ। डैम कहता है मुझे पता नहीं था। रेड वाला कहता है उसे वहीं छोड़ दो, हमें अगले रूम में जाना है। और ये लोग अगले रूम में आ जाते हैं। रेड वाला बंदा कहता है ये है गॉब्लिन का हाइडिंग शेल्टर। जब इंसान यहाँ आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो फाइनल डेस्टिनेशन के क्लोज है। डैम कहता है यहाँ पर तो काफी ठंडा है। तभी डैम को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये एक गॉब्लिन होता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। डैम की फट जाती है देकर और वो गिर जाता है और गॉब्लिन ये देख के खूब हंसता है। रेड वाला बंदा भी हंसने लगता है और कहता है हाँ तुम तो चौंक गए, परेशान मत हो, वो बस मजाक कर रहा है। डैम को गुस्सा आता है पर वो कुछ कहता नहीं। रेड वाला बंदा डैम को बताता है जब डंजन पूरी तरीके से बन जाता है तो वो बात अलग होती है। ये गॉब्लिन्स इंटेलिजेंट हैं और काफी चालाक हैं, इसीलिए इनका सामना करना थोड़ा मुश्किल होता है। डैम कहता है हाँ ये तो बात है। आगे ये लोग फाइनल रूम तक पहुंच जाते हैं। डैम कहता है अगर ये इस डंजन का फाइनल रूम है तो इसका मतलब ये रूम है। रेड वाला बंदा कहता है हाँ ये है बॉस का रूम। तभी यहाँ इनके पीछे से थॉर आ जाता है और कहता है यो गॉड ऑफ माउंटेन्स, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी, कैसा चल रहा है काम। डैम कहता है हाँ ये तो आपकी अच्छाई है। आगे थॉर कहता है एक बढ़िया बोलने वाले बंदे को पता होता है कि चीजों को कैसे अच्छा बनाया जाता है। बाय द वे क्या मॉन्स्टर की प्लेसमेंट हो गई। रेड वाला बंदा कहता है हाँ बस आखिरी वाला बचा है। थॉर कहता है हाँ बढ़िया बढ़िया। तभी वो अपना हथौड़ा निकालता और कहता है तो अब हमें लोअर क्लास के गॉड्स को छुट्टी दे देनी चाहिए। डैम की हालत खराब हो जाती है। थॉर कह रहा होता है तुमने बढ़िया काम करा गॉड ऑफ माउंटेन्स, अगली बार मुझे कुछ एडवाइस देना कि एशियन डंजन्स कैसे होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और ये कहते हुए वो हथौड़ा डैम के सर पे दे मारता है और नेक्स्ट मोमेंट में डैम अपने घर पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है आखिर ऐसे कौन छुट्टी देता है, मुझे लगा जैसे थॉर मुझे झूठ बोलने के लिए सजा दे रहा है। हाँ बाय द वे ये सारी चीजें असली थी, ना कि कोई सपना बल्कि एक रियल अवेकनिंग। मैं फाइनली अवेक हो चुका हूँ। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है तुम्हें सैलरी मिल चुकी है तुम्हारी, क्या तुम चेक करना चाहोगे। डैम खुश हो जाता है और कहता है सैलरी, चलो मैं देखता हूँ कि मैं इससे क्या खरीद सकूँ। और वो गॉड्स की शॉप में चले जाता है जिसे देखे वो हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं डैम गॉड्स के स्टोर को ओपन करता है और उसे काफी कमाल के आइटम्स दिखते हैं जैसे द ऑलमाइटी गॉड ऑडिन का स्पीयर जो कि कभी अपना टारगेट मिस नहीं करता और एक ऐसा आर्मर जो कि सारे फिजिकल डैमेज को कम कर देता है। फ्रेया का नेकलेस जो कि डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है। डैम ये सब देख के कहता है ये स्टोर पक्का गॉड्स के लिए है। और यहाँ तक इस स्टोर में तुम आइटम्स ही नहीं बल्कि थॉर की पावर लाइटनिंग, हेपेटस की पावर फ्लेम और यहाँ तक कि एरिस की पावर डिस्ट्रक्शन भी खरीद सकते हो। ये सब देखने के बाद डैम के पसीने छूट जाते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है क्या हो अगर मैं ये सारी चीजें खरीद लूं, एक इंसान के लिए गॉड बनना पॉसिबल हो जाएगा। और वो खुद को इमेजिन करने लगता है कि वो गॉड बन जाएगा। डैम के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। पर अगले ही मोमेंट उसे पता चल जाता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। डैम कहता है ऑफ कोर्स सबसे सस्ता आइटम भी 70,000 का है, ये सब कुछ ज्यादा ही महंगा है, आखिर मैं इतने कम पैसों से क्या ही खरीद सका हूँ। पर अगले ही मोमेंट वो शॉक हो जाता है क्योंकि तुम इन पैसों से टैलेंट्स भी खरीद सकते हो। डैम कहता है ये तो टैलेंट्स भी बेचते हैं तो मुझे बस ये सब खरीदना है, मेरे जैसे किसी के लिए तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। और उससे भी बड़ी बात ये सब कितना सस्ता है, मतलब गॉड की करेंसी में टैलेंट सिर्फ 12 रुपए के होते हैं। और इसके सस्ते होने का रीजन ये है कि कोई भी गॉड टैलेंट्स नहीं खरीदता क्योंकि वो तो इंसानों की यूज करने की चीज है ना, गॉड्स को तो पावरफुल चीजें चाहिए। और डैम ये देख के और शॉक हो जाता है क्योंकि जो टैलेंट उसे मिल रहा है वो डबल एस क्लास का है, कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं बल्कि डबल एस क्लास का। डैम टैलेंट्स ऑफ स्वार्ड को चुनता और कहता है चलो स्वार्ड का टैलेंट खरीद के देखते हैं। अगर सोचा जाए तो जब मैं बच्चा था तो मुझे स्वार्ड्स काफी ज्यादा पसंद थी, मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे बस इसे खरीदना है। और डैम टैलेंट ऑफ स्वार्ड्स को खरीद लेता है और उसके पास से एक लाइटनिंग ऑरा निकलता है। डैम कहता है क्या ये काम कर गया, मैंने इतनी मेहनत करी थी कि मुझे एफ क्लास का टैलेंट मिल जाए, मुझे नहीं लगा था कि मुझे डबल एस क्लास का टैलेंट इतनी आसानी से मिल जाएगा। तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन अपना पहला आइटम खरीदने के लिए आज का स्पेशल ऑफर है बाय वन गेट वन फ्री, आप सेम क्लास का आइटम चुन सकते हैं। ये देख के डैम के खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहता है मैं दोबारा से एक डबल एस क्लास का आइटम चुन सकता हूँ, चलो देखते हैं, मैं इस बार चुनता हूँ टैलेंट ऑफ कॉम्बैट को। ये खरीदने के बाद डैम और खुश हो जाता है और कहता है ये अब मैं दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। डैम कह रहा होता है आखिर हो क्या रहा है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। और सिस्टम इसे बताता है हम तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे लंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है तुम्हारी बॉडी सक्सेसफुली एडजस्ट हो चुकी है तुम्हारे टैलेंट के साथ। तभी डैम को एक सपना आता है जिसमें उसे अपनी मॉम दिखाई देती है और वो कह रही होती है मेरे बेटे मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। डैम कहता है मैंने आपसे कहा है ना ऐसी बातें मत किया करिए और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे पास टैलेंट है। तभी डैम की आंख खुलती है और टैलेंट टैलेंट चिल्ला रहा होता है। डैम उठे हुए कहता है आखिर यहाँ पे हुआ क्या मैं सो गया था, मुझे लगता है मैंने अपनी मॉम को देखा अपने सपने में। एक सेकंड, सपने, क्या वो सब कुछ सपना था। डैम कहता है स्टेटस विंडो, और स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है जिसमें उसकी जॉब लो क्लास के गॉड की थी। डैम ये देख के कहता है मैं एक लो क्लास गॉड हूँ इसीलिए मैं डंजन में काम कर पा रहा था, मेरे जैसा एक इंसान जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था वो एक गॉड बन गया, लाइफ सच में अनएक्सपेक्टेड है। तभी डैम को एक कॉल आता है और
वो कॉल उसकी मॉम का होता है। डैम अपनी मॉम से कहता है, मॉम मेरे पास एक खुशखबरी है। उसकी मॉम कहती है, आज हॉस्पिटल मत आना, समझे तुम? जिस पे डैम कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? उसकी मॉम कहती है, बस मेरी बात मानो और आज मत आना और मेरी चिंता मत करना। डैम कहता है, आखिर आप मुझे आने क्यों नहीं देना चाहती? तभी उसकी मॉम से एक नर्स फोन ले लेती है और डैम से कहती है, हेलो क्या आप मिसेस चो के गार्डियन बोल रहे हैं? जिस पे डैम कहता है, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। वो नर्स डैम को बताती है, अभी हम बहुत बुरी सिचुएशन में, मैं आपको डिटेल्स में तो नहीं बता सकती, पर ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल के पास एक डंजन ओपन होने वाला है। हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था और अभी से हम विजिटर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाती। और ये सब सुन के डैम अपना फोन वहीं पे छोड़ देता है और हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। हम हॉस्पिटल के पास का सीन देखते हैं जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर होता है, काफी सारी मिलिट्री आर्मी होती है, रिपोर्टर्स भी पहुंच चुके होते हैं और वो यही कह रहे होते हैं कि जल्द ही एक डंजन अपीयर होने वाला है। आर्मी ऑफिसर पब्लिक से कह रहे होते हैं, प्लीज यहाँ पर ना आइए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाइए। तभी हम एक टैक्सी को देखते हैं जो कि बहुत स्पीड से यहाँ आती है और इसके अंदर अपना डैम होता है। डैम यहाँ की सिचुएशन को देखता है और कह रहा होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी उसकी कॉम्बैट फोकस स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आंखें ऑफिसर पे जूम करने लगती हैं। उसे इतनी दूर से भी ऑफिसर एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। डैम अपने मन में कह रहा होता है, मैं इतनी दूर से ऑफिसर को अच्छे से देख पा रहा हूँ और यहाँ तक सिर्फ दिखाई देना नहीं, डैम को उनकी बातें भी सुनाई दे रही होती हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुमने सुना गवर्नमेंट कंट्री के सारे हंटर्स को बुला रही है? क्या तुम्हें लगता है कोई 8 स्टार हंटर आएगा यहाँ पर? मैंने सुना ये डंजन काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। और ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। डैम अपने मन में कहता है, क्या ये कोई स्किल है? क्या ये उसकी वजह से हो रहा है जो टैलेंट मैंने खरीदे हैं? पर अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। डैम ऑफिसर से कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरी फैमिली वहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। ऑफिसर कहते हैं, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पे एक मेज डंजन के साइन दिखाई दिए हैं। डैम अपने मन में कहता है, एक मेज डंजन। तभी आसमान से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और वो जमीन पे गिरती है। उसके इम्पैक्ट से डैम दूर जाके गिरता है और कह रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? जब वो अपने सामने देखता है तो डंजन का गेट खुल चुका होता है। डैम कह रहा होता है, एक सेकंड, क्या ये वो डंजन है जो मैंने बनाया है? और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब डैम उस डंजन में काम कर रहा होता है। हम प्रेजेंट पे आते हैं। डैम कहता है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी उसे एक इंजर्ड आदमी दिखता है और वो उसकी हेल्प करने लगता है। पर तभी डैम को कुछ सेंस होता है और उस आदमी को अपने से दूर फेंक देता है और हम देखते हैं किसी ने डैम की तरफ को अटैक करा होता है और ये एक ब्लेड होती है। और जैसे ही डैम उस तरफ देखा है जिधर से तलवार आई थी, उसे एक हंटर दिखा जो कि ऑलरेडी मर चुका होता है। वो डैम से कह रहा होता है कि यहाँ से भाग जाओ और हम देखते हैं उसे एक लिजार्ड मैन ने मारा है। वो लिजार्ड मैन डैम को देख लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे लिजार्ड मैन डंजन से बाहर आ चुके हैं। मिलिट्री लिजार्ड मैन पे फायर करना स्टार्ट कर देती है। अपना डैम एक कार के पीछे जाके छुप जाता है पर एक लिजार्ड मैन उसे देख लेता है और वो उस पे अटैक करने आ रहा होता है। और जैसे ही वो लिजार्ड मैन डैम पे अटैक करता है, डैम की कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसकी वजह से डैम के लिए टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है और उसे लिजार्ड मैन की तलवार दिख रही होती है। और जैसे ही वो तलवार डैम के पास आ रही होती है, डैम उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। पर अगले मोमेंट डैम हैरान हो जाता है कि आखिर उसने ये सब कैसे करा। पर तभी वो देखता है कि वही लिजार्ड मैन एक दूसरे आदमी पे अटैक करने वाला होता है। डैम इसी लिजार्ड मैन की तरफ भागता है और उसे पकड़ के दूर कूद जाता है। जो देखे आर्मी ऑफिसर कहते हैं, फायरिंग तुरंत रोक दो, उनके बीच एक लड़का गया है। क्या वो लड़का एक हंटर है? अगर वो एक हंटर भी है फिर भी वो बिना किसी हथियार के वहां पर गया है। और हम देखते हैं डैम के चारों ओर लिजार्ड मैन खड़े होते हैं। डैम की ऐसी की तैसी हो चुकी होती है और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैंने गुस्से में कर तो दिया पर अब मैं क्या करूं? पर तभी एक लिजार्ड मैन उस पर अटैक करता है। डैम की ऐसी की तैसी हो जाती है। डैम कह रहा होता है, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। पर तभी उसकी कॉम्बैट फोकस एक्टिवेट हो जाता है जिससे वो लिजार्ड मैन के उस अटैक को डॉज कर लेता है। डैम को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके पीछे से एक और लिजार्ड मैन अटैक करता है और एक और, पर वो उन सबको डॉज कर लेता है और अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये है क्या चीज कॉम्बैट फोकस स्किल? ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत सारी कॉफी पी है, मैं इनके मूवमेंट्स अच्छे से देख पा रहा हूँ, इसका मतलब। और डैम इस बार डॉज करने के बजाय लिजार्ड मैन पे एक पंच थ्रो करता है और उसका साइलेंट ऑफ कॉम्बैट एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से लिजार्ड मैन को काफी सारे पंचेस पड़ते हैं और वो दूर जाके गिरता है। डैम कह रहा होता है, ये काम कर गया, अब बस 2 ही बचे हैं। एक और लिजार्ड मैन डैम पे अटैक करता है पर डैम एक साइड किक से उसे दूर फेंक देता है और आखिरी वाला लिजार्ड डैम की तरफ आ रहा होता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके और वो डैम के काफी क्लोज आ जाता है और उस पर अटैक कर भी देता है। पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि डैम वहां पर नहीं है बल्कि डैम हवा में है और डैम एक प्यारी सी किक के साथ उसके मुंह पे लैंड करता है। मिलिट्री वाले डैम को ऐसा करते हुए देख काफी शौक होते हैं और कह रहे होते हैं, नामुमकिन, क्या उस लड़के ने इतने सारे लिजार्ड्स मैन को अपने हाथों से हराया? तभी वहां पर एक आदमी आता है और डैम से कहता है, ओए लड़के, आखिर तुम किस गिल्ड से हो? तुम्हारा चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा और तुम काफी अच्छे हो। मेरा नाम है नामगुम और मैं सैनगुम गिल्ड का मास्टर हूँ। ये आदमी डैम से हैंडशेक करता है और कहता है, कोई गिल्ड का बंदा अकेले तो नहीं आना चाहेगा? क्या तुम्हें एक अनएफिलिएटेड हंटर हो? जो सुन के डैम कहता है, शायद से कह सकते हो। अभी के लिए हम इस आदमी को गिल्ड मास्टर कहेंगे। गिल्ड मास्टर कहता है, हम इस डंजन को क्लियर करना है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? डैम कहता है, डंजन में मैं तुम्हारे साथ आऊँ? और डैम अपने मन में कह रहा होता है, ये आदमी सही कह रहा है, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। डंजन से मॉन्स्टर बाहर आते ही जाएंगे अगर हम उन्हें ना रोके तो। डैम कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। और डैम उन लोगों के साथ डंजन में आ जाता है और डैम ही उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, शुक्र है कि मुझे ये जगह याद है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं यहाँ बार बार आया हूँ, इसीलिए मुझे ये याद है। डैम कहता है, एक सेकंड यहीं पे रुक जाओ। गिल्ड मास्टर पूछता है, क्या हुआ? डैम कहता है, यहाँ से मैं रास्ता दिखाऊंगा। एक गिल्ड का बंदा कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? इधर देख, एक अनएफिलिएटेड हंटर, मुझे नहीं पता तू कहाँ से आया पर हमारे पास अथॉरिटी के ऑर्डर्स हैं। डैम कहता है, यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। गिल्ड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, चिंता करने के लिए शुक्रिया पर हमारी एडवांस पार्टी ऑलरेडी ये जगह चेक कर चुकी है।
डैम एक पत्थर उठाता है और कहता है सच में, और उस पत्थर को आगे फेंका है और अगले ही सेकंड उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देख के पूरा गिल्ड शॉक हो जाता है। डैम कहता है अब तो हमें पता चल गया कि आपकी एडवांस पार्टी यहाँ तक नहीं आ पाई थी। ये एक ऐसा ट्रैप है जो कि डीकम्प्रेशन से एक्टिवेट होता है और ये स्पीयर्स एक स्पेशल तरीके के आइटम से बने हैं, मतलब ये तुम्हारे आर्मर को रुई जैसे फाड़ देंगे। ये सिंपल है पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है। गिल्ड मास्टर डैम से पूछते हैं पर आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? डैम कांपने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है ओह हाँ, अगर मैंने इन्हें बताया कि मैंने इस डंजन को बनाने में मदद करी थी तो मैं यहाँ से सेफली नहीं निकल पाऊंगा। डैम हिचकिचाते हुए कहता है तुम इसे एक सीक्रेट की तरह देख सकते हो और उनको वापस से रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। डैम रास्ते में एक टॉर्च उठाता है और कहता है चीजें यहाँ से और डेंजरस होने वाली हैं, और वो टॉर्च को आगे करता है और बाकी के गिल्ड मेंबर सामने देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि सामने एक स्पाइडर गेट था। ये लोग सारे के सारे गेट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर स्पाइडर्स तो होते हैं पर वो काफी ज्यादा वीक वाले होते हैं। गिल्ड का एक बंदा कहता है इस तरह से हम सब तो बारबेक्यू बन जाएंगे। दूसरा वाला बंदा कहता है क्या तुम सोए हुए थे जब चीजें समझाई जा रही थी? ये स्पाइडर वेब्स उनके नेटवर्क की तरह काम करता है और एक ट्रैप की तरह भी, तो इन्हें जलाना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा। वो लोग डैम को देख के आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम उस लड़के पे सच में भरोसा कर सकते हैं? क्या हो अगर वो किसी दूसरे गिल्ड का स्पाई हो और हमारे इस डंजन के अटैक्स को इंटरप्ट कर रहा हो? डैम कह रहा होता है मैं सब कुछ सुन सका हूँ, तुम्हें ये बात पता है ना? पर तभी डैम चौकन्ना हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है यही वो रूम है जिसके अंदर मैंने काउंटलेस बॉक्सेस रखे थे जिनके अंदर स्पाइडर एग्स हैं। मुझे पता है कि वो सारे स्पाइडर्स कहाँ छुपे हुए हैं, पर इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उन सबको जला देंगे। गिल्ड के मेंबर कहते हैं चलो अब इस पूरी जगह को आग लगा देते हैं। पर तभी डैम की कॉम्बैट फोकस स्किल एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पर डैम को कुछ लोग सेंस होते हैं जो कि मदद मांग रहे होते हैं। डैम कहता है रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि हम इस जगह को आग लगा सकें, यहाँ पर कुछ इंसान है। अगले सीन में गिल्ड मास्टर कहता है स्टोन चैम्बर के अंदर शायद कुछ लोग हो सके, हमें अभी उन्हें बचाने पे ध्यान देना चाहिए। अब हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर में इंटर करेंगे, हमें नहीं पता कि सर्वाइवर्स की सिचुएशन क्या है, तो अटैक सोच समझ के यूज करना। और हाँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़का कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा है, पर इस लड़के को उनकी लोकेशंस पता है। ये लड़का सपोर्ट टीम को कमांड करेगा। डैम हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है तुम चाहते हो कि मैं अचानक से कमांड दूं, पर मैंने अपनी लाइफ में कभी ये चीज नहीं करी है। पर तभी एक गिल्ड की मेंबर डैम के पास आती है और कहती है मिस्टर डैम आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हम यहाँ तक आ पाए बिना किसी खरोच के, प्लीज हमें इस बार भी गाइड करिए। और वो लड़की अपना हाथ आगे करती है। डैम उससे हैंडशेक करता है और कहता है चलो साथ में अच्छा करते हैं। वो लड़की डैम से कहती है आप ज्यादा फिक्र मत करिए, आप बस हमें सर्वाइवर्स की लोकेशन बताइए और बाकी सब सपोर्ट टीम देख लेगी। डैम कहता है क्या ये इतना सिंपल है? वो लड़की कहती है हाँ ये इतना सिंपल है। डैम उस लड़की से कहता है क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? वो लड़की कहती है क्या आप कोई वेपन यूज नहीं करते? डैम कहता है वेपन, मैंने कभी कोई वेपन यूज नहीं करा। वो लड़की कहती है अच्छा, पर ये अच्छा होगा कि अगर आप एक आध ब्लेड अपने साथ रखेंगे तो। और ये कहकर चली जाती है। डैम अपने मन में कह रहा होता है जो वो लड़की कहना चाहती थी वो कहकर चली गई, पर क्या मैंने उसे अपना नाम बताया था? गिल्ड मास्टर सबको आगे जाने का कमांड देते हैं और सब लोग उस चैम्बर में एंटर करते हैं। पर ये जगह काफी शांत लग रही थी। गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं अपना फोकस मत खोना। तभी डैम चिल्लाता है वो सब हमारे ऊपर है। और इस बार हम जिन स्पाइडर्स को देखते हैं वो काफी बड़ी होती हैं साइज में और वो अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। गिल्ड मास्टर अपने गिल्ड मेंबर को बचाते हुए उस स्पाइडर को मार देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं घबराओ मत और प्लान फॉलो करो, सब लोग डिफेंसिव स्ट्रक्चर में आओ और उनके जहर से बच के रहना। डैम भी सपोर्ट टीम को गाइड कर रहा होता है और अपनी स्किल की मदद से उस जगह पे जा रहा होता है जहाँ पे सर्वाइवर्स हैं। और डैम वहाँ तक पहुंच भी जाता है और उन्हें वो सर्वाइवर्स मिल जाते हैं। स्पाइडर्स ने उन्हें अपने वेब से ढके रखा होता है। वो लोग सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करते हैं, पर तभी उनकी तरफ एक पूरी स्पाइडर की आर्मी आने लगती है। डैम कहता है मुझे एक सेफ प्लेस पता है, मेरे पीछे आओ। डैम को इस तरह कमांड देते हुए गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं अगर मैं सच कहूँ तो मुझे शक था इस लड़के को डंजन के सारे रास्ते पता है और यहाँ तक कि सर्वाइवर्स की लोकेशन भी। ये ऐसी चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। गिल्ड का मेंबर कह रहा होता है जो इंजर्ड लोग हैं वो सर्वाइवर्स को डंजन के बाहर लेकर जाए। और गिल्ड मास्टर से जाके कहता है मास्टर हमने सारे सर्वाइवर्स को बचा लिया है, हम में से कुछ लोग इंजर्ड तो हो गए पर वो भी ठीक है। गिल्ड मास्टर कहते हैं इसका मतलब हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, हम यही फ्लो मेंटेन करेंगे और आगे भी फाइट करेंगे। सबसे कहो कि एक दूसरे पे रिलाई करें और थोड़ी आराम करें। गिल्ड मास्टर डैम से कहते हैं और हाँ मैं तुमसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। डैम कहता है क्या आप मेरे से बात कर रहे हो? गिल्ड मेंबर को डैम से ऐसे बात करते हुए देखे एक गिल्ड मेंबर की थोड़ी सी किलस जाती है। गिल्ड मास्टर कहते हैं 2 पुलिस वाले और बाकी के 8 हंटर्स यहाँ पर फंसे हुए थे और हमारी एडवांस पार्टी में से भी कोई यहाँ पर था। अगर तुम हमारे साथ ना होते तो हम इन सबको जला देते। डैम हंसते हुए कहते हैं हाँ ये कुछ भी नहीं था। तभी गिल्ड मास्टर डैम से कहते हैं बाय द वे तुम्हारे पास क्या अमेजिंग टैलेंट है, ऐसा लगता है जैसे ये डंजन तुमने खुद बनाया है। डैम हैरान हो जाता है और कहता है अरे नहीं मैं कैसे डंजन बना सकता हूँ, मैं कोई गॉड थोड़ी हूँ। गिल्ड मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। डैम कहता है अब जबकि हमने अपनी फोर्स गैदर कर ली है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगा था इन्हें पता चल गया। ये लोग आगे जाके एक और रूम के पास रुके हैं। एक गिल्ड मेंबर कहता है क्या ये कोई इनकी सिविलाइजेशन है? जिसपे डैम कहता है हाँ ये गॉब्लिन की सिविलाइजेशन है। जो सुन के गिल्ड के मेंबर कहते हैं हाँ आम से गॉब्लिन्स, मुझे लगा ये बॉस का रूम होगा, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। डैम अपने मन में सोच रहा होता है गॉब्लिन एरिया के लिए मैं एक फुल प्रूफ प्लान तो नहीं बना पाया, पर शायद से कॉम्बैट फोकस के साथ ये पॉसिबल होगा। डैम कहता है मुझे माफ करना, क्या मैं इस रूम में अकेला जा सकता हूँ? जो सुन के एक गिल्ड का मेंबर डैम के पास आता और कहता है हे मैन, गिल्ड मास्टर ने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ के कर दी, तुम तो बोलने ही लगे हो। अगर यहाँ पे बात गॉब्लिन्स की हो रही है तो हमने उनके जैसे बहुत हराए हैं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो। गिल्ड मास्टर कहते हैं मैं भी तुम्हें वहाँ पर अकेला नहीं भेजना चाहूंगा। जिसपे डैम कहता है लगता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इस केस में आप लोगों को मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे जब हम अंदर जाएंगे। गिल्ड मास्टर कहते हैं ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है। और ये सब दूर से देखे 2 गिल्ड के मेंबर काफी जल रहे होते हैं। वो लोग गिल्ड मास्टर की नजरों में अच्छे दिखना चाहते थे पर डैम की वजह से वो नहीं दिख पा रहे हैं। फाइनली वो लोग रूम के अंदर जाते हैं पर रूम के अंदर कुछ भी नहीं होता। डैम उनसे कहता है कि अपनी आवाज धीरे करो और अपने मन में कह रहा होता है मुझे अंदर से कुछ सेंस हुआ है। पर एक गिल्ड मेंबर के काफी ज्यादा जोश
चढ़ रहा होता है और वो आगे जाने लगता है और कहता है सच में ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या यहाँ पे कोई बड़ा सा काकरोच होगा, हा हा हा। दूसरा वाला गिल्ड मेंबर कहता है अगर यहाँ पे कोई गॉब्लिन्स होंगे तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमारे पीछे रहो, हा हा हा। इनके बहुत गंदे लगने वाले हैं। और जैसे ये लोग आगे जाते हैं यहाँ की लाइट बुझ जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वही गिल्ड मेंबर कह रहा होता है जल्दी से फ्लैश लाइट ऑन करो। डैम कहता है फ्लैश लाइट ऑन मत करना, पर गिल्ड के मेंबर कहता है हम लड़ेंगे कैसे अगर हम देख ही नहीं पाएंगे तो। आखिर एक इंसान जो खुद को हंटर कहता है वो एक गॉब्लिन से इतना कैसे डर सकता है, और वो फ्लैश लाइट को ऑन कर देता है। डैम चिल्लाते हुए कहता है सब लोग नीचे झुक जाओ। गिल्ड के बाकी लोग तो नीचे झुक जाते हैं पर वही दो घमंडी लोग नहीं झुके। दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तुम लोग ने मुझे फालतू में डरा दिया। और वो आगे वाले मेंबर से कहता है अब आगे भी बढ़ो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। पर जैसे ही वो टॉर्च वाला बंदा पीछे मुड़ के देखा है और हम देखते हैं उस टॉर्च वाले बंदे के काफी सारे एरोज लगी होती हैं। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती बल्कि और भी एरोज उसके आगे लगती हैं। ये देखें सब शौक रह जाते हैं और यहाँ पर हड़कंप मच जाती है। गिल्ड लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और सब वहीं पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे वो खड़े थे। गिल्ड मास्टर डैम से कहते हैं क्या यही वो रीजन था जिसकी वजह से तुम फ्लैश लाइट ऑन करने से मना कर रहे थे। डैम कहता है हाँ, वो जहाँ भी लाइट देखते हैं उसी डायरेक्शन में अटैक करते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं पर जब हम यहाँ पर इंटर करे थे तब तो लाइट थी और वो हमें सुन भी सकते थे, तब उन्होंने अटैक क्यों नहीं करा। डैम कहता है वो अपने शिकार के साथ खेलना चाहते हैं, उन्हें अंधेरे में अपने शिकार को डरता देख मजा आता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं अगर ये चीज हमें पता भी है तब भी हम उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे जब तक हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। हमें लगता है हमें फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ेगी भले ही हम थोड़े इंजर्ड क्यों ना हो जाए। डैम कहता है क्या हो अगर हम बिना देखे लड़ पाए तो। गिल्ड मास्टर कहते हैं क्या ये सब पॉसिबल है। डैम कहता है हाँ, ये सब मुझ पे छोड़ दो। सारे लोग अपनी जगह पे बैठे होते हैं। डैम अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता है कि मैं नर्वस हूँ और मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। डैम बाकी लोगों से कहता है जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक हिलना मत और आवाज मत करना। और अपने मन में कह रहा होता है मुझे वो फीलिंग दोबारा से याद करनी होगी। और वो अपनी स्किल कॉम्बैट फोकस को एक्टिवेट कर लेता है और उसे अपने आसपास ज़ॉम्बी सेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे सिर्फ मार धाड़ की आवाजें आ रही होती हैं। गिल्ड वाले हैरान होते हैं, तभी उन्हें डैम की आवाज आती है तुम लोग अब लाइट खोल सकते हो। और जैसे ही लाइट खुलती है हम देखते हैं डैम ने सारे ज़ॉम्बीज का खेल खत्म कर दिया। ये सब देखे गिल्ड का वो जो सफेद बालों वाला मेंबर था वो अपने मन में कह रहा होता है नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर इस लड़के का टैलेंट क्या है और ये किस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है। अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं ये सब खुद हैंडल कर लेता, आखिर ये लड़का बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है। गिल्ड मास्टर डैम से काफी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं ये सच में काफी अमेजिंग है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा हंटर नहीं देखा। डैम कह रहा होता है मेरी बस किस्मत अच्छी थी कि अब हम आगे बढ़े, पर वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसे लड़ सकता हूँ। एंड देन वो आगे बढ़ते हैं और वो फाइनली बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं इस रूम के अंदर इस डंजन का बॉस है। ये लोग रूम का गेट खोलते हैं और रूम में इंटर होते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं मुझे वो दिखाई तो नहीं दे रहा, क्या वो कहीं छुपा हुआ है। डैम कहता है नहीं, वो बिल्कुल हमारे सामने है। लाइट्स ऑन होती हैं और हम देखते हैं इस डंजन के बॉस को। गिल्ड मास्टर कहते हैं क्या कमाल का प्रेशर है, जितना एक्सपेक्ट करा था। उसकी पोजीशन को देख के लगता है कि वो भी हम पे अटैक नहीं करेगा, हमें इसलिए इसको समझना होगा और हमें कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी। तभी डैम को सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए 5 कैंडिडेट को चुनिए। डैम अपने मन में कह रहा होता है ह्यूमन सेक्रीफाइस, आखिर इसका क्या मतलब है। गिल्ड मास्टर आगे जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ग्रुप को 2 में डिवाइड कर रहे हैं। डैम अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, क्या ये किसी तरह का गिमिक है, शायद यहाँ कोई हिंट हो सकता है सेफ रास्ते का, इन्फॉर्मेशन शेयर करना सही होगा। डैम गिल्ड मास्टर के पास जाता है और कहता है मैं किसी चीज का प्रपोजल रखना चाहता हूँ। गिल्ड मास्टर कहते हैं अभी हम लोग प्लान डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये हम बाद में कर सकते हैं। डैम कहता है ये इन्फॉर्मेशन शायद से इस डंजन के सोल्यूशन के बारे में हो सकती है। गिल्ड मास्टर कहते हैं सोल्यूशन, क्या तुम्हें यकीन है। और गिल्ड मास्टर डैम से बात करने दूर चले जाते हैं, जो देखे इस सफेद बाल वाले की और किलस जाती है और वो अपने मन में कहने लगता है ये साला कमीना दोबारा से मेरे क्रेडिट चुरा रहा है, मैं बस बैठ के देख नहीं सका। और वो थोड़ा सा बॉस के करीब जाने लगता है और अपना वेपन उठा के कहता है अपने मन में डैन लूजर्स बनाते हैं जिन्हें मौत से डर लगता है, मैं वैसा मूव नहीं करूंगा जैसा तुम चाहोगे, चलो मैं तुम्हें अपना टैलेंट ऑफ एम दिखाता हूँ F क्लास का। इस बंदे पे लिटरली F क्लास का टैलेंट है और उछल ऐसे रहा जैसे ट्रिपल S क्लास का गॉड टैलेंट लेके बैठा है। खैर इसकी बातों पे वापस आते हैं। ये कहता है मुझे बस इस बॉस पे सिंगल शॉट लैंड करना है, फिर उसके बाद प्रमोशन मेरा होगा, बस थोड़ा सा और करीब शायद से उसकी आंखों पे। और करीब करीब करते हुए वो बॉस के जोन में इंटर होने जा रहा था, जिस चीज को डैम देख लेता है। वो कहता है ओए तुम रुक जाओ। ये सफेद बालों वाला गिल्ड का मेंबर कहता है ये साला कमीना फिर से, मुझे पता है तुम सारा क्रेडिट लेना चाहते हो, बॉस अभी सिर्फ बैठा हुआ है, मैं उसे हरा दूंगा। और वो गिल्ड का मेंबर फाइनली बॉस के रूम में इंटर कर जाता है और अगले ही मोमेंट पे जमीन हिलने लगती है। ये बंदा कहता है आखिर अचानक से क्या हो रहा है। सब अपनी जगह पे खड़े होते हैं और वो सफेद बालों वाला उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी होती है। गिल्ड मास्टर जल्दी से उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम पागल, तुम्हें पता भी है तुमने क्या करा है। डैम कहता है मुझे नहीं लगता कि ये डिबेट करने का टाइम है कि कौन सही और कौन गलत। और हम देखते हैं इस डंजन का बॉस जस्ट इनके सामने खड़ा होता है और वो भी बहुत गुस्से में बहुत जोरों से चिल्लाता है। और तभी जितने एरिया में ये लोग थे वो एरिया पूरा बंद हो जाता है, मतलब ये लोग बाहर नहीं जा सकते जब तक ये बॉस को हरा नहीं देते। एंड ये सफेद वाला गिल्ड मेंबर ये चीज नोटिस कर लेता है और ये देखे इसकी फट जाती है और ये चिल्ला रहा होता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई कोई मेरी मदद करो। भाई अभी तो बड़ा जोश में था तू। बॉस मॉन्स्टर उसी बंदे पे अटैक करने जा रहा होता है पर गिल्ड मास्टर उसको बचा लेता है और तुरंत ऑर्डर देने लगता है फॉर्मेशन सही करो और कोई भी पैनिक मत होना, सब शांत रहो, हमें अपने प्लान के हिसाब से वर्क करना होगा, अपनी फॉर्मेशन बनाओ और इस कमीने को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। और ये
यही कहते हुए गिल्ड मास्टर बॉस मास्टर के क्लोज इन करता है, पर बॉस मास्टर उस पर अटैक कर देता है, जिसे गिल्ड मास्टर डॉज कर लेता है और एक काउंटर अटैक करता है, जो देखे गिल्ड के मेंबर खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं हमारे कैप्टन ने कर दिखाया। उस अटैक से काफी जोर की आवाज आई, लगता है गिल्ड मास्टर जीत गए। डैम अपने मन में कह रहा होता है क्या ये एक ग्रेट हिट था, क्या गिल्ड मास्टर एक अलग ही लेवल पर है। और हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कह रहे होते हैं शिट क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और हम देखते हैं बॉस मास्टर के सिर्फ कुछ खरोचे आई होती हैं। गिल्ड मास्टर अपने मन में कह रहे होते हैं ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी स्टील के आर्मर पर अटैक करा हो। डैम चिल्लाते हुए कहता है संभल कर। गिल्ड मास्टर की तरफ एक अटैक आ रहा होता है तो वो डॉज तो कर लेते हैं, पर उसके इम्पैक्ट से वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। पर हम देखते हैं उनके राइट शोल्डर पे वो अटैक लग जाता है। गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं ये बस एक छोटा सा कट है, पर एक एयरलेस अटैक मेरी जान ले सकता है। मेरे मेंबर्स सारे फॉर्मेशन में आओ। गिल्ड मास्टर की बात सुन के सारे लोग फॉर्मेशन में आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं फॉर्मेशन कलेक्ट करो और इसके वीक पॉइंट्स का पता लगाओ। डैम ये देखे अपने मन में कह रहा होता है इनकी कमांड काफी अच्छी है, अभी के लिए ये बढ़िया लग रही है। गिल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं ये हमारे आदमियों तक नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस में है, पर तभी हम बॉस मॉन्स्टर के हाथों से बिजली निकलते हुए देखते हैं, जिसे देखे डैम समझ जाता है ये थॉर की पावर है। गिल्ड मास्टर कहते हैं ऐसा लगता है कि वो कोई अटैक प्रिपेयर कर रहा है, उसे रोकना होगा, हमें एक गैप मिला है, यही हमारा चांस है। गिल्ड मास्टर और बाकी के लोग उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देते हैं। डैम पीछे से चिल्ला रहा होता है रुक जाओ वो काफी डेंजरस है। जब तक गिल्ड मास्टर को ये बात रियलाइज होती है कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया है तब तक बहुत देर हो जाती है। पर इस गलती को सुधारने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर डैम बॉस मॉन्स्टर के मुंह पे किक दे मारता है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा बॉस मॉन्स्टर को और गुस्सा आ जाता है। डैम अपने मन में कह रहा होता है अब बहुत देर हो चुकी है, और बॉस मॉन्स्टर अपना वो अटैक कंप्लीट कर देता है। वही सफेद बालों वाला गिल्ड मेंबर कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा गिल्ड मास्टर हार चुके हैं। और हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर ने उस अटैक से सबको पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होता है। जो लोग बाहर होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि हमें शील्ड के अंदर नहीं जा सकते, पर हमें बैकअप प्रोवाइड करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। बाहर वाले कुछ गिल्ड के मेंबर कह रहे होते हैं पर तुमने नहीं देखा उस चीज ने हमारे गिल्ड मास्टर को हरा दिया, अंदर जाना मतलब मौत है। डैम भी थोड़ा इंजर्ड होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है इस साला कमीना इसके ऊपर तो खरोच भी नहीं आई, मुझे लगा था मेरी ये घटिया जिंदगी ठीक हो जाएगी टैलेंट मिलने के बाद, पर मैं यहाँ एक घटिया मौत मरने वाला हूँ। पर तभी डैम अपने पास पड़ी हुई स्वार्ड को ग्रैब करता और कहता है हाँ अभी भी एक चीज है जिसे मैंने ट्राई नहीं किया है, इस तरह से मरने के बाद मुझे चैन नहीं मिलेगा। बॉस मॉन्स्टर भी डैम को नोटिस कर लेता है। डैम कह रहा होता है मैंने इतना सब कुछ इसलिए नहीं झेला कि मैं यहाँ आकर मर जाऊं। और यहाँ पर हमें काफी कूल सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें डैम स्वार्ड पकड़े खड़ा होता है। अगर तुम्हें याद हो तो इसने एक और टैलेंट खरीदा था और वो भी SS रैंक का था। डैम कहता है अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि मैं बिना स्ट्रगल किए तो नहीं मरने वाला, और उसका स्वार्ड टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है। डैम को बॉस मॉन्स्टर के पास जाते हुए देख गिल्ड मास्टर अपने मन में कह रहे होते हैं मेरी कुल्हाड़ी भी उसे एक स्क्रैच तक नहीं दे पाई, ये ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो कि किसी ऐसे के हाथों मारा जाएगा जिसने रिसेंटली स्वार्ड उठाई हो। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, ये सब मेरी गलती है। हम इस बॉस मॉन्स्टर को बुल कहेंगे। बुल अपना हाथ डैम की तरफ बढ़ाता है, पर तभी हमें कुछ कटने की आवाज आती है और सब लोग शॉक हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं डैम ने उस बुल का एक हॉर्न काट दिया होता है। डैम अपने मन में कह रहा होता है मैंने बस एक छोटा सा जुआ खेला था, पर जब मैंने स्वार्ड उठाई उसी मोमेंट मुझे ये लगने लगा कि मैं इसको काट सका हूँ। और अगले सीन में डैम उसके ऊपर वापस से 3-4 कट्स मारता है। डैम अपने मन में कह रहा होता है ये मेरा पहली बार है जब मैंने एक असली स्वार्ड पकड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी बॉडी का एक पार्ट हो, ये है मेरा स्वार्ड का टैलेंट। डैम खुश हो जाता है पर अपना बुल खुश नहीं लग रहा होता। वो डैम की तरफ भागते हुए आता है अटैक करने के लिए। डैम उसे सेंस कर लेता है और अगले मूवमेंट बुल के ऊपर 3-4 कट्स और डैम यहाँ पे काफी प्यारी मूवमेंट्स कर रहा होता है। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं 6 नहीं क्या उसने 7 अटैक लगातार करे, मैं उन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं पाया, ये अनबिलीवेबल है। पर ये सोचना ये एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक स्वार्ड मैन था, फिर भी ये काफी नहीं है। हम डैम को देखते हैं जो कि कह रहा होता है आखिर इस बंदे की स्किन कितनी मोटी है। और हम देखते हैं बुल्स के सिर्फ खरोच आई होती है, वो कटा नहीं होता। और अब ये सफेद बालों वाला बंदा पगला जाता है और कहने लगता है जैसा सोचा था यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, हम सब मरने वाले हैं, साले तेरी ही गलती है ये सब। उसकी बातें सुन के गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं बकवास मत कर, उसके अटैक्स काफी बढ़िया हैं, उसके स्किल लेवल को हम ईस्ट के सबसे बेस्ट स्वार्डमैन से कंपेयर कर सकते हैं, उसके पास स्किल्स तो हैं पर यहाँ पर प्रॉब्लम है उसकी स्वार्ड जल्दी ही टूटने वाली है। डैम कह रहा होता है मैंने बस इसे थोड़ी देर ही इस्तेमाल करा है और अभी से इसकी ये हालत हो गई, इसके हिसाब से ये ज्यादा नहीं टिकने वाली, मुझे इसके वाइटल पॉइंट पे अटैक करना होगा और इसके लिए मुझे इसके पास जाना होगा। ये कह के डैम बुल पे क्लोज इन करने लगा है, पर बुल भी रेडी होता है डैम के ऊपर अपने मुक्के बरसाने के लिए। पर डैम बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसको एक साइड किक दे मारता है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। डैम तुरंत ही अपनी स्वार्ड को उसके फेस की ओर फेंकता है, पर ये सिर्फ उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। अगले मोमेंट उसको एक अपर किक पड़ती है एंड डैम हवा में अपनी स्वार्ड को दोबारा से पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार तुम मेरे हाथ आ गए। पर उतनी देर में बुल खुद को संभाल लेता है और डैम का ये प्लान बेकार जाता है। बुल अपना सर जमीन पे दे मारता है, उसके इम्पैक्ट से डैम थोड़ा दूर चला जाता है और डैम की स्वार्ड की हालत और खराब हो जाती है। वो अपने मन में कह रहा होता है मेरी स्वार्ड अपनी लिमिट पर है और मार्शल आर्ट इस पे काम नहीं कर रही है, इसके बाद वाला अटैक आखिरी होगा, अगर बस मुझे ओपनिंग मिल जाए तो। और डैम को
शायद से कोई ओपनिंग दिख जाती है और वो मुस्कुराने लगता है और हम देखते हैं बुल वापस से वही थॉर का अटैक यूज करने वाला होता है। गिल्ड मास्टर ये सब देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं यही वो टेक्निक है जो उसने पिछली बार यूज करी थी। और वो डैम को उसकी फाइटिंग स्टैंस में देखते हैं और कहते हैं क्या ये लड़का उससे सामने से फाइट करने का प्लान कर रहा है। और हमें यहाँ पे वापस से काफी बढ़िया पैनल दिखाया जाता है पर डैम की स्वाट की कंडीशन बहुत ही खराब होती है। गिल्ड मास्टर किसी तरह उठते हैं और कहते हैं मुझे किसी तरह उसकी मदद करनी होगी। तभी उन्हें वो चीज याद आती है जो डैम ने उनसे कहा था क्या होगा अगर हम बिना देखे भी लड़ सके तो। गिल्ड मास्टर उसी डरे हुए व्हाइट बालू वाले मेंबर से कहते हैं तुम मेरी बात सुनो, मेरी रोब में एक बहुत ही बड़ी आइटम है, यही तुम्हारा मौका है शाइन करने का, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। डैम बुल पे अटैक करने के लिए तैयार होता है और कह रहा होता है बस एक मौका, मुझे उसके वाइटल पॉइंट पे स्ट्राइक करना है बस। डैम और बुल एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और फाइनली बुल और डैम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, वो भी काफी तेज, और दोनों ही तैयार होते हैं एक दूसरे पे अटैक करने के लिए। डैम अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और बुल के चेस्ट पे एक अटैक करता है पर उसकी तलवार टूट जाती है। डैम कहता है सब खत्म हो गया और बुल लाइटनिंग स्ट्राइक से डैम पे अटैक करने जा रहा होता है पर तभी कहीं से अचानक से एक स्वॉर्ड डैम की तरफ आती है और डैम उसको पकड़ लेता है और ये स्वॉर्ड वही सफेद बालों वाले ने फेंकी होती है। डैम कहता है अब तेरा खेल खत्म है जंगली बुल। पीछे से वही सफेद बालों वाला कह रहा होता है इसे खत्म कर दो नए लड़के, और डैम बुल के अटैक से बच के बुल के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्यूज रिपोर्टर कह रहे होते हैं 5 घंटे हो चुके हैं, मॉन्स्टर डंजन से बाहर नहीं आ रहे, प्लीज जैसे ही कोई खबर मिले हमें रिपोर्ट करिएगा। तभी एक बंदा कहता है ओ वो देखो डंजन से लोग बाहर आ रहे हैं, और हम देखते हैं डैम गिल्ड मास्टर को लेके बाहर आ रहा होता है और कह रहा होता है आखिरकार हम लोग बाहर आ गए। बाय द वे आपको कैसे पता था कि अगर आप मेरे पीछे स्वॉर्ड फेंकोगे तो मैं पकड़ लूंगा। गिल्ड मास्टर कहते हैं मुझे बस याद आया कि तुमने कहा था कि तुम बिना देखे भी लड़ाई कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए मुमकिन था कि तुम पीछे से आई हुई स्वॉर्ड को भी पकड़ सकते हो, मैंने बस रिस्क लिया। डैम हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है ये तो लगभग मुझे एक जिंदा सीख बना देता, फिर भी आपकी वजह से हम सब सर्वाइव कर पाए। जो सुन के गिल्ड मास्टर कहते हैं नहीं तुम वो हो जिसने हम सबको बचाया, और डैम को धक्का देते हुए कहते हैं आखिर तुम कर क्या रहे हो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम इस डंजन के नंबर 1 कंट्रीब्यूटर हो, तो जाओ और अपना स्टेटमेंट दो। डैम कहता है मैं नंबर 1 कंट्रीब्यूटर हूँ, और अपने मन में सोच रहा होता है लोगों ने हमेशा ही मुझे नीचा दिखाया मेरे टैलेंट की वजह से, सही कहा मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। डैम अपना हाथ उठाता है और खुद को चीयर करता है और उसके साथ बाकी सारे लोग भी अपना हाथ उठाते हैं। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे डैम अपनी मॉम को देखने आया होता है और वो अपनी मॉम को सही देकर चैन की सांस लेता है। टीवी पे न्यूज चल रही होती है उसी डंजन के बारे में, या कहूँ तो डैम के बारे में। सब डैम की तारीफ कर रहे होते हैं, सारे रिपोर्टर उससे सवाल कर रहे होते हैं सर प्लीज हमें अपना इंप्रेशन बताइए इस चीज के बारे में, आपने इस डंजन को काफी जल्दी खत्म कर दिया, क्या वहाँ पर कोई डेंजरस सिचुएशन भी थी, सर आखिर आपका नाम क्या है, क्या ये सच है कि आप स्वॉर्डमैनशिप और फाइटिंग दोनों में बढ़िया है, प्लीज हमें बताइए सर आपका नाम क्या है। डैम अपना नाम बताता है पर वो कहता है कि प्लीज एक एक करके पूछिए, और डैम उनसे कहता है गिल्ड और डिवीजन मैटर नहीं करते, बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, फिर भी मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के उस पर्सन के लिए लड़ा जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था। यहाँ पे रिपोर्टर सभी भी फालतू के सवाल ही कर रहे होते हैं। डैम को ये सब काफी एम्बैरेसिंग लगता है तो वो टीवी बंद कर देता है, और जैसे ही वो अपने फोन की तरफ देखता है तो सोशल मीडिया पे भी डैम ही ट्रेंडिंग पे चल रहा था। तभी डैम को सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि उसकी डिवाइन पावर 1000 से बढ़ा दी गई है, जो देख के डैम कहता है डिवाइन पावर शायद से क्वालिफिकेशन होती है जो की जॉब की एडवर्टाइजमेंट पे लिखी होती है, इसमें कोई शक नहीं। डैम को एक और नोटिफिकेशन आती है क्योंकि तुम्हारी डिवाइन पावर 1000 हो चुकी है तो तुम्हारे पास जॉब की और भी अपॉर्चुनिटीज है, क्या आप वो जॉब करना चाहेंगे। डैम बिना कुछ सोचे समझे ओके कर देता है और उसे एक जॉब मिल भी जाती है सिक्योरिटी मैनेजर की, और ये जॉब देने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेपेटस है। इस जॉब की क्वालिफिकेशन मिनिमम 1000 डिवाइन पावर है जो कि ऑलरेडी डैम के पास है। डैम कहता है कि एक सिक्योरिटी मैनेजर की जॉब ये इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ इसीलिए मैं पहले घर जाऊंगा और आराम करूंगा उसके बाद ये करूंगा। पर तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि 3 गॉड्स ऑलरेडी इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आखिरी मौका है। डैम हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं ये नहीं होने दे सकता, ये मेरे लिए एक इजी जॉब है। पर डैम जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। हॉस्पिटल पे एक रोशनी आती है और वो अगले सेकंड डैम ट्रांसपोर्ट हो जाता है। डैम की हालत खराब होती है। डैम कह रहा होता है क्या ये लोगों को अच्छी तरीके से टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, अगर मैं सही हूँ तो क्या ये है हेपेटस का फोल्ज, शिट ये कितना गर्म है। डैम के पीछे एक आदमी खड़ा होता है पर डैम अपना बोले जा रहा होता है ऐसा लगता है जैसे मैं सोना में आया हूँ, ये हेपेटस नाम का बंदा, क्या इसके पास एक एसी भी नहीं है। पर ये पीछे वाला बंदा कहता है क्या तुम हो वो जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हेपेटस हूँ इस फोर्ज का मालिक। और ये सुनते ही डैम थोड़ी दूर जाके अपना सर झुका के कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं डैम हूँ, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था सिक्योरिटी मैनेजर की पोजीशन के लिए। हेपेटस हंसने लगता है और कहता है हा आखिर तुम ह्यूमन जैसे ग्रीट क्यों कर रहे हो। डैम ये सुन के घबरा जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैंने जो कुछ कहा था उसने सब कुछ सुन लिया, उसने सुन ही लिया होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्टार्टिंग से ही अपना सर झुका लेना चाहिए था। हेपेटस मुस्कुराता है और ये गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ, इसका नाम है हेपेटस। हेपेटस कहता है जैसा न्यूज कहती है गॉड ऑफ माउंटेन्स इंसानों को काफी प्यार करते हैं, इसीलिए तुम थॉर के डंजन में बिना डरे लड़ पाए। डैम इनकी बातें सुन रहा होता है। हेपेटस हंसते हुए कहते हैं हा अब मुझे समझ आया, इसीलिए वो गुस्सैल थॉर भी तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें हिम्मत तो है। डैम हल्का सा मुस्कुराता है और अपने मन में कह रहा होता है थैंक गॉड इसने मेरी बातें नहीं सुनी। पर अगले ही मोमेंट हेपेटस कहता है यहाँ तक कि तुम मेरे फोर्स में भी मुझसे एसी लगवाने को कह रहे थे। ये सुनते ही डैम अपना सर जमीन पे झुका लेता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए। हेपेटस कहता है अब ग्रीटिंग बंद करते हैं, मैं तुम्हें काम समझाता हूँ, विटनेसिंग ही बिलीविंग है, मैं पहले तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। और हेपेटस मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं पर इस चीज को बजाता है और इसका साउंड काफी तेज होता है। पर ये सुन के भागते हुए कुछ डॉर्फ यहाँ पे आते हैं और हेपेटस के सामने बैठ जाते हैं। हेपेटस इन डॉर्फ से कहता है ये गॉड यहाँ पर आज काम करेगा मैनेजर बनके, इसे ग्रीट करो। और ये डॉर्फ कहते हैं हम आपकी सर्विस में है मैनेजर। डैम कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे
मुझे स्मिथ में काम करना तो नहीं आता, पर मैं अपना बेस्ट करूंगा। हेपेटस हंसते हुए कहता है तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, नए लोग भी ये काम कर सके। डैम कहता है हाँ, तो ये उससे आसान रहेगा जितना मैंने सोचा था। हेपेटस डैम के पास जाता है और उसके कानों में कहता है बंदे काफी स्किल्ड हैं, पर इनके पास कुछ क्राफ्टी फिंगर्स भी हैं। एटीट्यूड काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे तुम्हें पता नहीं है, डॉग्स छोटे एनिमल होते हैं पर वो गुस्सैल भी होते हैं, तो ये ऐसा सीन है। जब भी मैं कोई और काम करता हूँ तो मैं कुछ चीजें घुमा देता हूँ। जैसे पेंडेंट जो कि मैंने फ्रेजा को गिफ्ट देने के लिए बनाया था, वो पिछले हफ्ते खो गया। फ्रेजा गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव है। डैम हैरानी से पूछता है इन्होंने मिस फ्रेजा का सामान भी चुरा लिया। हेपेटस कहता है तुम ये नहीं कह सकते, यही चीज तो इसे प्रॉब्लमेटिक बनाती है। बेसिकली हेपेटस कहना चाहता है जो ड्वार्फ उसके साथ काम करते हैं शायद से वही उसका सामान चुरा रहे हैं। डैम ड्वार्फ को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है ये देखने में ऐसे तो नहीं लगते। हेपेटस अपने बैग से एक सामान निकालता है और कह रहा होता है मुझे एक दिन की छुट्टी लेकर ओलंपिस जाना पड़ रहा है, इसीलिए ये चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि एक दिन में ज्यादा कुछ हो जाएगा, पर वो डैम को एक वेपन देता है जिसका नाम होता है हेरेक्लस क्लब, जो कि ऑलिव ट्री से बना है और ये काफी ज्यादा ओपी आइटम है, इसीलिए डैम इसको देख के हैरान रह जाता है और अपने मन में कह रहा होता है ये कुछ ज्यादा ही कमाल का आइटम है। हेपेटस मुस्कुराता है और अपना डायमेंशन गेट खोलता है और डैम से कहता है तो अब मैं जाने वाला हूँ, बाय बाय, प्लीज मेरे स्मृति का ध्यान रखना गॉड ऑफ माउंटेन्स। डैम कहता है वेट अ सेकंड, पर आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे क्या करना है। हेपेटस कहता है मुझसे ये पूछ रहे हो, ये तब तक ठीक रहेगा जब तक तुम मुझसे ताकतवर हो, वो बस थोड़े नरम लोग हैं। और हम डैम के पीछे 3 खतरनाक मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं। हेपेटस यहाँ से चला जाता है। डैम के पीछे एक बंदा हथौड़ा लिए खड़ा होता है। डैम के पसीने छूट रहे होते हैं। डैम पीछे मुड़ के कहता है हाँ, ग्रीटिंग खत्म हो गई, मेरा ध्यान रखना प्लीज। पर हम ड्वार्फ के खतरनाक चेहरे से देख सकते कि वो डैम का ख्याल तो नहीं रखने वाला। डैम अपने मन में कहता है तो इसीलिए मुझे हेपेटस ने हेरक्लेस क्लब दिया, क्योंकि वो जानता था ये होगा। डैम मुस्कुराता है और कहता है हाँ ड्वार्फ, आखिर तुम थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं हो जाते और इसे थोड़ा इजी क्यों नहीं लेते? मुझे अभी अभी काफी कूल वेपन मिला है, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। पर अगले ही पैनल में वो ड्वार्फ गन निकाल लेते हैं। भाई ये इलीगल चीज है मानवा में, तुम चीटिंग कर रहे हो। और ये देखे डैम के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उनमें से एक ड्वार्फ सिगरेट जलाता है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और डैम बेहोश पड़ा होता है। डैम की धीरे धीरे आंख खुल रही होती है। सामने 2 लोग खड़े होते हैं, ऑफ कोर्स वो भी ड्वार्फ हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। भाई तेरे हाथों में ये क्या है? ये आइटम हेपेटस ने बनाया है। मैंने सुना था ये नेकलेस गॉड फ्रेया के लिए था। हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे अगर हमने इसको बेच दिया तो। तभी डैम पूरी तरह से होश में आ जाता है और वो ये नोटिस करता है कि उसे रस्सियों से बांध दिया गया है। वो ड्वार्फ भी ये चीज देख लेते हैं और कहते हैं आखिर ये कमीने के साथ क्या, ये इतनी जल्दी कैसे उड़ गया? हमने इसे काफी खतरनाक गन से मारा था, क्या इसका मतलब है ये इडियट भी एक गॉड है? डैम इनसे कहता है तुम सब कितने ज्यादा फियरलेस हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने के बाद तुम ठीक रहोगे? तुमने जिससे पंगा लिया है वो 12 मेन गॉड्स में से एक है ओलंपिस का, तुमने उसकी ही स्मृति में ये करा है। डैम को लग रहा होता है कि ये उन बंदों को डरा रहा है। डैम कहता है ये तुम्हारा आखिरी चांस है, मेरी रस्सी खोल दो, इससे पहले चीजें और बिगड़े। पर अगले मोमेंट में वो दोनों ड्वार्फ हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम हेपेटस की बात करोगे तो हम डर जाएंगे? अगर हमें उसका डर होता तो हम ये चीज करते ही ना। ये सुनने के बाद डैम का माइंड ब्लैंक हो जाता है। तभी उन ड्वार्फ का एक साथी आता है और कहता है भाइयों, हमने वो सारी चीजें ले ली हैं जिनके बदले बढ़िया पैसे मिल सके, तो अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये ड्वार्फ कहते हैं हाँ ठीक है, मैं इस कमीने को एक और शॉट मार के आता हूँ। हम देखते हैं डैम के हाथों में एक ब्लेड होता है जिससे वो अपनी रस्सी खोलने का ट्राई कर रहा होता है। ये ड्वार्फ बातें कर रहे होते हैं इस साले बेवकूफ को पार्ट टाइम पे रखा किसने? मुझे नहीं लगा था ये इतना ईजी होगा। बंदा डैम के पास जाता है। डैम कह रहा होता है तुम पछताओगे। ये लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ हम पछताएंगे, ठीक है ठीक है। इन्हें देखे मुझे हंसी आ रही है। पर डैम अपनी रस्सी खोल लेता और कहता है तुम सब कितने ज्यादा फियरलेस हो, मैंने तुमसे कहा था तुम पछताओगे सालो। और डैम उन्हें हवा में उड़ा देता है। डैम इनकी धर की कुटाई करता है और इनसे कहता है तुम लोगों ने मुझे मजबूर करा कि मैं वायलेंस का सहारा लूं। और हम देखते हैं उसके हाथ में एक ब्लेड होता है। डैम कह रहा होता है मैं मुश्किल में फंस जाता अगर मेरे पास ये ना होता। और इसने उस गिल्ड मेंबर की बात मानी थी जिसने इससे कहा था कि वेपन रखना फायदेमंद होता है। डैम जमीन पे देखता है और उसे फ्रेया का वही नेकलेस दिखता है। हम दूसरी जगह के सीन देखते हैं जहाँ पे क्रिस्टल या डायमंड्स जो भी हैं ये लोग इसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये बंदा कहता है बॉस हमने सारे मिनरल्स लोड कर लिए हैं, पर हमने सारे आर्मर भी लोड कर लिए हैं। बॉस यहाँ पर भी काम हो चुका है हमारा। और ये बंदा जिसके मुंह में सिगरेट है ये इनका बॉस है। ये मोटा पीले बालों वाला बंदा कहता है सब चलो, हमारे बॉस रेड फिस्ट को कुछ कहना है। और ये है ड्वार्फ का कैप्टन रेड फिस्ट जो कि हेपेटस के लिए काम करता है। बाकी के 2 ड्वार्फ कह रहे होते हैं सब बॉस की बात सुनो, हम इसे रेड फिस्ट कहेंगे। रेड फिस्ट कहता है भाइयों हम वो ट्राइब है जो कि अपनी स्पिरिट से माउंटेन्स को भी जला सकते हैं, हमारे पास बेस्ट माइनर्स हैं और वॉरियर्स भी। पता नहीं कहां से बट छुपते छुपाते डैम भी यहाँ आ जाता है। रेड फिस्ट की बातों पे वापस आते हैं। वो कहता है हम रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं पर हमारे काम में हमारा प्राइड होता है, पर क्या हमें कभी रिस्पेक्ट से ट्रीट किया गया है? इस जगह का मालिक हेपेटस ने हमें हमेशा नीचा दिखाया है। आज हम अपना बदला लेंगे, हेपेटस के प्रति बदला लेंगे। और यहाँ पे ये सारे ड्वार्फ जोश में आ जाते हैं। इनको देख के डैम अपने मन में कह रहा होता है कि ये गंजे लोग क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ चींटियों की तरह जमा हुए हैं। पर डैम गलती से उस तिजोरी पे हाथ मार देता है जिससे वो लोग डैम को देख लेते हैं। डैम कहता है आज दिन काफी बढ़िया है भाइयों, है ना? पर अगले ही सेकंड वो लोग गन निकाल लेते हैं और फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। डैम जल्दी से जाके कवर में छुप जाता है और कहता है आखिर किस तरह के ड्वार्फ ऐसे गोलियां चलाते हैं? आई एग्री विद यू डैम। डैम कहता है आखिर कोई कैसे इन लोगों को नरम दिल कह सकता है? भाई आतंकवादी लग रहे हैं ये लोग। रेड फिस्ट भी यहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम कस्टडी से निकल आए, ऐसा लगता है जो लोग तुम पे नजर रखे रहते हैं वो हार गए। रेड फिस्ट वापस से सुटा फूकता है और कहता है हे लो क्लास के गॉड, अभी से हम ये पूरी जगह साफ कर रहे हैं, पर हम सिर्फ हेपेटस से नफरत करते हैं, तुमसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें बुरा लगेगा अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो तो। इसीलिए मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम हमारी मदद करो इस जगह को लूटने में और हमारे साथी बन जाओ, या तो उस जगह वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो और ऐसा प्रेटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें सही से सोचना चाहिए, तुम एक बेकार का डिसीजन तो नहीं लोगे,
मुझसे कुछ पैसों के लिए, जिसे तुम फीस कहते हो, है ना, लो क्लास गॉड। डैम अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इस जगह से भाग गया तो मेरी रेपुटेशन गिर जाएगी। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाएगा तो हेपेटस और थॉर क्या सोचेंगे उसके बारे में। जैसे हेपेटस कह रहा होता है, इसने कहा था कि ये गॉड ऑफ माउंटेन है, पर ये तो कुछ भी नहीं है। थॉर कहता है गॉड ऑफ माउंटेन, ऐसा लगता है मैंने किसी गलत बंदे को चुन लिया। डैम सोच रहा होता है इस कारण से मुझे आगे कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मैंने बहुत कुछ सहा है। नहीं, उससे पहले तो हेपेटस ही मुझे मार देगा जब वो देखेगा कि उसकी पूरी स्मृति लुट चुकी है। पर यहाँ पे डैम सोच रहा होता है जब हेपेटस वापस आएगा तो वो उस पे हथौड़े मार के उसको हथियार बनाएगा। डैम की बातों वापस आते हैं, वो अपने मन में कह रहा होता है मेरे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो मैं इन कमीनों से लड़ूं या तो हेपेटस के हाथों मारे जाऊं। डैम रोते हुए कहता है मुझे लगा था कि एक फैंटास्टिक पार्ट टाइम जॉब होगी, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दुनिया कितनी बेरहम है। फिर सुटा फूक रहा होता है और कहता है तुमने सही फैसला लिया। और हम देखते हैं डैम सरेंडर कर देता है। डैम अपने मन में बोल रहा होता है ये बंदा मुझे बार बार लो क्लास गॉड कह रहा है, ये चीज मुझे बुरी लग रही है। और फिर डैम रेडफिश से कहता है एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछना चाहूंगा, तुम लोग तो हेपेटस के पार्टनर हो, है ना, तो तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? क्या होगा अगर हेपेटस को पता चल गया तो? तुम्हें लगता है तुम लोग बच जाओगे? वेल, मेन गॉड्स ऑफ ओलंपस, द ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन हेपेटस, तुम्हें नहीं पता क्या होगा अगर वो गुस्सा हो गया तो? वो तुम्हें जिंदा ही फर्नेस में डाल देगा और तुम्हारी हड्डियां सेबरस को दे देगा हेल में खेलने के लिए। क्या तुम कमीनो गॉड की पनिशमेंट से नहीं डरते हो क्या? पर तभी डैम के पीछे वाली वॉल पे गोली लगती है और ये लोग गन निकाल लेते हैं डैम पे और कहते हैं चुप भी हो जा कुत्ते, तेरी औकात कैसे हुई बोलने की, तुझ पे तो रहम भी नहीं करूंगा मैं। डैम कांपने लगता है। गन वाला बंदा कहता है मैं तुझे मार दूंगा और फायर करना स्टार्ट कर देता है। पर रेडफिश कहता है रुको, ये बंदा कुछ ज्यादा ही बन रहा है, तूने उस कमीने को क्या कहा, ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन हेपेटस? हाँ, तुझे कुछ नहीं पता है लो क्लास के गॉड, मैं तुझे कीड़ा बनाने से पहले ये बता रहा हूँ, हेपेटस की बनाई हुई चीजें सब बेकार है। डैम कहता है हेपेटस की बनाई चीजें बेकार है? फिर डैम को कहता है बेकार भी नहीं, वो चोर है। हेपेटस एक दिन उस माउंटेन में आया जहाँ पर हम रहते थे और कहा ये तो काफी बढ़िया स्वाड है, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। रेडफिश कहता है उसके बाद हमने उस कमीने को फॉलो करा और यहाँ आ गए और उसके गुलाम बन गए। डैम कहता है गुलाम? क्या हेपेटस ने तुम्हें गुलाम बना लिया? रेडफिश बताता है बिना उसको कुछ दिए उसने हमें गारंटी दी थी फ्री टाइम की और 6 घंटे 5 दिनों तक काम करने के लिए, एक ऐसी परफेक्ट लाइफ जिसमें हर एक चीज गारंटेड है। हमने नोटिस भी नहीं करा कि हमारी इतनी पैशनेट सोच टूट रही थी, हमने इतने सारे साल बर्बाद करे, ये पैसा और ये इज्जत हमारी है, हम डॉर्फ की। वो कमीने, उस हेपेटस ने ये सब प्लान किया था, तुम उसे चोर के सिवा और क्या बुलाओगे? डैम को कुछ समझ नहीं आता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। रेडफिश कहता है जब मुझे ये रियलाइज हुआ तब कोई भी डॉर्फ नहीं बचा था क्राफ्टमैन स्पिरिट के साथ, हमें सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो है रिवेंज। डैम कहता है मैं समझ गया तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो, वो आदमी सच में बेकार है, पर एक आदमी जो कि दूसरों की तरक्की से जलता है, जो कि उससे सुपीरियर होते हैं, वो हद से ज्यादा बेकार है। और ये चीज रेडफिश को और गुस्सा दिला देती है। सारे लोग डैम पे गन पॉइंट आउट कर लेते हैं, पर डैम कहता है रुको रुको रुको, मेरी बात तो खत्म होने दो। लोगों को तो ऐसे ही लगेगा ना, अगर तुम भागोगे तो लोगों की नजरों में तुम चोर होगे। क्या ड्वार्फ जो कि ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन है और प्राउड वॉरियर, क्या वो ये बेइज्जती सहन कर पाएंगे? और पता नहीं रेडफिश के अंदर एक ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन और प्राउड वॉरियर सुन के कौन सी खुशी जाग जाती है। डैम कहता है हेपेटस के ऊपर अगर तुम्हें रिवेंज ही लेना है, मेरे हाथ में वो वेपन है जो कि हेपेटस ने बनाया और मैं एक सिंगल वॉरियर हूँ। और अगर तुम सब अपने आप को ग्रेट मास्टर क्राफ्टमैन और प्राउड वॉरियर्स कहते हो तो उन टॉयज को छोड़ दो और मेरे साथ एक रियल बैटल करो अपने बनाए हुए वेपन के साथ। उस वॉरियर को हराओ जिसके पास हेपेटस का बनाया हुआ वेपन है। इस तरह से तुम हेपेटस को नीचा दिखा सकते हो। और अगर तुम ये चीज नहीं कर सकते तो मान लो हेपेटस तुमसे सुपीरियर और यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के डॉर्फ के एक साथी को गुस्सा आता है और वो कहता है तेरी औकात कैसे हुई हमारे साथ ऐसी ट्रिक्स खेलने की? बॉस, इसकी बातें सुनने लायक नहीं है, मैं इसे अभी मार देता हूँ। डैम रोने लगता है और अपने मन में कहता है मैंने ये नहीं चाहा था। पर रेडफिश कहता है भाग जाऊं, द ग्रेट रेडफिश भाग जाए, तू साले बहुत बोलता है लो क्लास गॉड। डैम सुकून की सांस लेता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इसने शर्त मान ली। रेडफिश कहता है ठीक है मैं तुझसे भिड़ूंगा, पर तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने आप को सेल्फ वॉरियर कहने की। और अगर तू ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया जब तक हम ये प्रूव नहीं करते कि किसका वेपन बेटर है, और तूने हम डॉर्फ को भागने के लिए क्यों कहा, मैं तुझे जब तक मारूंगा जब तक तेरी हड्डियां मिट्टी नहीं बन जाती। रेडफिश का वेपन होता है एक हैमर और रेडफिश बिना देर करे डैम पे कूद पड़ता है और एक खतरनाक अटैक करता है, पर डैम उसको डॉज कर लेता है। पर ये अटैक काफी पावरफुल था, इसके इम्पैक्ट से पिलर टूट जाता है। रेडफिश कहता है तुम तो अभी से चौंक गए, तुम्हें क्या लगा था अगर तुम हमें भड़काओगे तो तुम जीत सकते हो, तुम लो क्लास के गॉड। पर डैम कहता है पर मुझे अभी भी लगता है कि मेरे पास जीतने के चांस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज्यादा सरप्राइज नहीं होगे। ये कहते हुए डैम रेडफिश पे क्लोज इन करता है और उस पर अटैक करता है, पर रेडफिश उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने हैमर से काउंटर अटैक करता है, पर डैम उसे भी डॉज कर लेता है और कहता है आखिर तुम उधर क्या देख रहे हो, और पीछे से काफी प्यारा अटैक करता है। रेडफिश कहता है ये कितना कमाल का है। डैम कहता है ये तो बस शुरुआत है। वो ऑलमोस्ट रेडफिश पे एक अटैक लैंड कर ही देता है, पर रेडफिश अपने पैर से डैम को रोक देता है। जो डॉर्फ देख रहे होते हैं वो काफी हैरान होते हैं। रेडफिश ने डैम का अटैक अपने पैरों की मदद से रोका होता है। डैम और रेडफिश दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं। डैम कहता है ये पहली बार है जब किसी ने मुझे अपनी जूते से लात मारी हो, ये सच में थोड़ा दर्द कर रहा है, तुम भी थोड़े कमाल के हो। रेडफिश मुस्कुराता है और कहता है तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो, तुम्हारे खड़े होने का तरीका थोड़ा स्ट्रेंज है।
पर ये बढ़िया है अपनी लिमिट को पता करने के लिए। तुम छोटे पिद्दी स्वॉर्डमैन। डैम कहता है क्या तुम ये सारी चीजें मेरे स्टैंस को देख के पता लगा सकते हो? रेडफिश कहता है कौन बेवकूफ नहीं लगा सकता, मैंने ना तो कहीं सुना है और ना ही कहीं देखा है कि कोई ब्लंट वेपन को ऐसे यूज करेगा। तुम्हारे शार्प स्वॉर्ड इंटेंट काफी ज्यादा ग्रेट है, ये मुझे गूज़बम्प्स दे रहे हैं। रेडफिश बेसिकली कह रहा है कि उसको ये फाइट में मजा आ रहा है। रेडफिश कहता है आखिर उस वक्त को कितना टाइम बीत चुका है जब मेरा दिल ऐसे धड़का था। तुम या तो मुझसे इक्वल हो या मुझसे सुपीरियर हो। बाकी के डॉल्स शॉक होते हैं और कहते हैं ये कमीना बॉस के लेवल का है। रेडफिश कहता है मुझे माफ करना, मैं इतनी देर से तुम्हें लो क्लास गॉड कह रहा था और तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर अब तुम्हारी ताकत को इज्जत देने के लिए मैं अपनी पूरी पावर यूज करने वाला हूँ। और काफी कूल तरीके से डैम कहता है आजा फिर बढ़ते हैं। फिश डैम पे क्लोज इन करता है और उस पर अटैक करने जा रहा होता है, पर डैम उसको हेराक्लिस क्लब से रोक लेता है और एक जंप करके हवा में जाता है और रेडफिश पे अटैक करता है, पर रेडफिश उसको डॉज कर लेता है और इनकी काफी बढ़िया फाइट चल रही होती है। बाकी के डॉर्फ ये देख के काफी शॉक होते हैं, उनको ये परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई आयरन स्मिथी में वेपन बना रहा हो। उसी की आवाजें और हवा में वाइब्रेशन और आयरन के चिल्लाने की आवाज, ये वो साउंड है जब तुम कोई वेपन बनाते हो तब आता है। इस लड़के का हथौड़ा हमारी सोल पे लग रहा है। रेडफिश कहता है ये ब्लैक स्मिथ की सोल जैसा है और डैम की कई बातें याद करने लगा है, जैसे कि जो इंसान जेलसी के कारण सब कुछ बिगाड़ दे वो अपने से सुपीरियर बंदे से जलने लगे वो और भी घटिया होता है। रेडफिश अपने मन में कह रहा होता है मैं इन बातों से इनकार नहीं कर सकता, अपने आप को उन चीजों पे ब्लेम करना जिन पे मैं अच्छा नहीं हूँ, उससे बेहतर मैं किसी ऐसे को ब्लेम करूँ जो उन चीजों पे अच्छा है। जिस दिन मुझे हेपेटस से ऑफर मिला था तब बड़े सपने और इमोशंस जो हमारे अंदर थे वो बाहर आए। रेडफिश हेपेटस का बनाया हुआ वेपन देखता है और फिर अपना बनाया हुआ वेपन देखता है। रेडफिश बेसिकली इस चीज से जेलस था हेपेटस से। हेपेटस एक परफेक्ट क्राफ्टमैन है जबकि रेडफिश नहीं है। खैर रेडफिश की बातों पे वापस आते हैं, वो कह रहा होता है ये काफी पैथेटिक स्टोरी है, उन पहाड़ों से बाहर आने के बाद जो सब कुछ भी हुआ वो सब बेकार था। और हम प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं डैम ने रेडफिश को हरा दिया होता है, उसका हथौड़ा दूर जाके गिर रहा होता है। रेडफिश की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है सच में ये मेरी हार है। डैम रेडफिश के ऊपर एक और अटैक करने जा ही रहा होता है, पर वो लैंड होने से पहले कोई उसके अटैक को रोक लेता है और वो होता है हेपेटस और वो कहता है अब बस करो, सब कुछ बेकार हो गया क्योंकि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए नहीं था। एक पल के लिए लगा कि मैं किसी और के घर में आ गया हूँ, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ आखिर जब मैं यहाँ पर नहीं था तब यहाँ पे क्या हुआ है। मुझे लगा ही था कि तुम दोनों आपस में लड़ोगे, पर इस बर्बादी को देखो जो तुम लोगों ने करी है। वेल इन चीजों को छोड़ो, मुझे लगता है मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए इन चीजों के लिए। हेपेटस ये अपने खजाने को लोडेड देखने के बाद कहता है, वो रेडफिश से कहता है क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ पर क्या हुआ? रेडफिश अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है मैंने ये सब कुछ अकेले करा है, मेरी ट्राइब का इसमें कोई दोष नहीं है। पीछे से बाकी के डॉल्फ कह रहे होते हैं बॉस आप ये क्या कह रहे हैं? हेपेटस कहता है तुमने खुद से करा है, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ? रेडफिश अपने मन में कह रहा होता है मैं समझता हूँ कि मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए मेरे गलत फैसलों के लिए, पर मेरी ट्राइब ने कुछ भी गलत नहीं करा है, उन्होंने बस अपने घटिया से कैप्टन में विश्वास करा। फिर हेपेटस को सब कुछ बताने जा रहा होता है और कह रहा होता है मैं ये लूटने में डैम रेडफिश के कंधे पे हाथ रख के कहता है अरे उसके बारे में मैंने इसे ये करने को कहा था, माफ करना इतनी सारी चीजों के लिए। रेडफिश हैरान होता है और पीछे से कहता है लो क्लास गॉड आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डैम कहता है ड्वार्फ कैप्टन ने बस वो करा जो मैंने कहा था। हेपेटस कहता है ये सब तुमने कराया है, मैंने अपनी स्मृति तुम्हारे भरोसे छोड़ी थी, क्या तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दोगे? डैम कहता है वेल अभी के लिए इस पे जरा नजर मारो, और ये वही फ्रिया का नेकलेस होता है। हेपेटस कहता है तुमने इसे ढूंढ लिया? डैम कहता है हाँ मुझे ये याद था कि तुमने कहा ये गुम गया है। फिर ये नेकलेस देखने के बाद अपने मन में कहता है ये पक्का वही नेकलेस है जो कि मैंने उन लोगों को दिया था जो इसको गार्ड कर रहे थे, अगर इसने कहा कि इसे ये मेरे आदमियों के पास से मिला है तो मेरे आदमियों को भी सजा मिल सकती है। हेपेटस डैम से पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने इसे बहुत ढूंढा पर मुझे तो नहीं मिला। डैम कहता है वेल कैप्टन रेडफिश ने मुझे ये ढूंढ के दिया क्योंकि मैं सुपरवाइजिंग का काम कर रहा था, इसीलिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था, इसीलिए हमने वेयरहाउस से सारा सामान निकाल दिया अच्छे से ढूंढने के लिए। रेडफिश की बॉडी छोटी है इसीलिए उसने हर वो जगह ढूंढा जहाँ वो ढूंढ सकता था और फाइनली उसे वो नेकलेस मिल गया। हेपेटस कहता है रेडफिश क्या ये सच है? रेडफिश कुछ कह नहीं पाता, सब यहाँ पे काफी सीरियस लग रहे होते हैं खास करके डैम, पर अगले सेकंड हेपेटस हंसते हुए कहता है अरे जो कुछ भी हुआ एटलीस्ट तुमने मेरी स्मृति का अच्छे से ध्यान रखा और मुझे नेकलेस भी ढूंढ के दिया, अब मैं इससे ज्यादा क्या ही मांग सकता हूँ तुमसे। डैम थोड़ा थका हुआ होता है और कहता है मुझे ये जान के खुशी हुई। हेपेटस डैम के कंधों पे हाथ रखता और कहता है डैम तुम बढ़िया बंदे हो, अब मुझे समझ आया थॉर तुम्हें क्यों पसंद करता है। डैम थैंक यू बोलता है। हेपेटस वो हैमर उठाता है जो कि रेडफिश ने बनाया हुआ होता है। हेपेटस कहता है मुझे चिंता थी कि तुम लोगों का मोटिवेशन खत्म हो रहा हो, तुम लोग ब्लैक स्मिथ का काम छोड़ने वाले हो, पर ऐसा लगता है जैसे मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। इस हैमर की और हेलिक्स स्लब की टकराने की आवाज माउंट ओलंपस तक आ रही थी, पर इस पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। ये अभी भी नहीं यह पहले से ही बेहतर वेपन है। यहाँ पे हेपेटस रेडफिश के बनाए हुए वेपन की तारीफ कर रहा होता है और रेडफिश से कह रहा होता है मैं ऐसे ही तुम्हारे बनाए हुए और भी हैमर्स देखना चाहूंगा, चलो साथ में अच्छे से काम करते हैं। और ये सुन के रेडफिश के साथ उसकी पूरी ट्राइब रोने लगती है और कहती है यस सर। हेपेटस डैम से कहता है गॉड ऑफ माउंटेन ऐसा लगता है जैसे मैंने अच्छा डिसीजन लिया ये जॉब तुमको देकर, तुमने ये जॉब भी अच्छे से नहीं करी बल्कि मुझे नेकलेस भी ढूंढ के दिया, इसीलिए ये इनाम तुम्हारे लिए, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम करा, तो इसे बस एक छोटा सा गिफ्ट समझो। डैम ये गिफ्ट देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, ये शायद ऐसी चीज है जो मुझे एसएस रैंक का क्वेस्ट कंप्लीट करने पे मिली थी, मुझे लगा था कि मुझे हेराक्लिस क्लब मिलेगा गिफ्ट में, पर आखिर ये क्या चीज है। डैम हेपेटस से कहता है अब मैं मना नहीं कर सकता तो मैं इसे ले लेता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जैसे ही डैम उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक मॉन्स्टर जैसा कुछ होता है। हेपेटस कहता है अरे बेवकूफ सही से देखना उसे। डैम कहता है ये एक बेबी फॉक्स है, ये क्यूट तो है पर मुझे एक मॉन्स्टर पेट देना थोड़ा ज्यादा है। हेपेटस उस फॉक्स को उठा लेता और कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए? हेपेटस उस फॉक्स के कानों में कुछ बोलता है और उसके बाद वो फॉक्स एक बहुत ही खतरनाक तलवार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हेपेटस कहता है ये कितनी शर्म की बात है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। डैम हैरान होता है और कहता है ये
स्वाड में भी बदल सकती है? हेपेटस कहता है सिर्फ स्वाड में ही नहीं बल्कि और भी चीजों में, फर्क नहीं पड़ता ये स्वाड हो, स्थित हो या स्पीयर हो, ये एक एसेंस वेपन है। ये यूनिवर्स के किसी भी वेपन में बदल सकती है जब तक वो वेपन इसी की साइज की है। तो मैं कहूँ तो ये बहुत ही प्रीशियस है, ये गॉडेस ट्रेजर है। पर ये कितनी बुरी बात है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, कि तुमने कहा है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डॉर्फ को दे देता हूँ। ये सुनते ही डैम जल्दी से हेपेटस के पास आता और कहता है आखिर मैं सर हेपेटस के दिए हुए गिफ्ट को कैसे मना कर सकता हूँ? हेपेटस कहता है पर तुमने ही तो कहा था तुम्हें नहीं चाहिए, क्या तुमने अपना माइंड बदल लिया? डैम कहता है अरे बिल्कुल नहीं, मैंने बस इसे एक बार मना करा था, वो भी पोलाइटनेस के साथ। सर मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। डैम उस फॉक्स को पकड़ लेता और कहता है यार तुम कितने क्यूट हो, क्योंकि तुम व्हाइट और फ्लफी हो तो आज से तुम्हारा नाम है स्नो व्हाइट। क्या तुम्हें ये पसंद आया? हम इस फॉक्स को अब से स्नो व्हाइट या स्नो कहेंगे। हेपेटस स्नो के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मून गॉडेस सलीना ट्रेजर, मैं इस मूनलाइट फॉक्स की ओनरशिप तुम्हें देता हूँ। डैम कहता है क्या ये हो गया? हेपेटस कहता है हाँ अब ये तुम्हारा है, और हाँ मैं तुम्हें वो कबाड़ भी दूंगा जो मैंने बनाया था, वो वेयरहाउस में बड़ा, तो उसे भी अपने साथ ले जाना। हेपेटस डायमेंशन गेट खोलता और कहता है मेरे पास करने को अभी और भी काम है, तो शायद से तुम्हें जाना होगा, रास्ते में अपना ख्याल रखना। और हम देखते हैं डैम ने भर भर के सामान लिया हेपेटस से। डैम कहता है मेरे बारे में फिक्र करने के लिए शुक्रिया। डैम जाने लगता है, तभी यहाँ पे रेडफिश आता है और कहता है शुक्र है कि तुम अभी तक गए नहीं। आखिर क्यों? आखिर तुमने क्यों हमारी मदद करी? हम तुम्हें मारने वाले थे अगर तुम हमारे रास्ते में आते तो। तुम सच में एक डिस्पोजेबल ट्रैश थे, तो आखिर क्यों? डैम कहता है मुझे पता है क्योंकि ये सिमिलर था मेरी पास्ट की लाइफ से, और तुम लोग भी सेम थे। रेडफिश कहता है सिमिलर, क्या यही वो रीजन था? क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें चाहिए? डैम कहता है परेशान मत हो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने वाला। आफ्टर ऑल हम सब ऐसे ही तो जीते हैं एक दूसरे की मदद करके। और जहाँ तक की बात सर हेपेटस की रही तो उन्हें सब पता था, पर वो चुप रहे। ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। डैम यहाँ से चला जाता है। रेडफिश कहता है डैम मेरी पूरी ट्राइब की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। हमारी ट्राइब के नाम पे जो कलंक लगा है वो तो नहीं मिट सका। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक दिन तुम्हारा ये फेवर जरूर लौटाऊंगा। दोबारा से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडफिश वापस से लौट जाता है हेपेटस के पास काम करने के लिए, और इस बार वो जोश में होता है। सीन शिफ्ट होता है ह्यूमन वर्ल्ड में। डैम जो चीजें हेपेटस से लाया था वो उसे बेचने वाला है। आगे हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है जेबिन। उसकी उम्र होती है 37 साल। वो कम उम्र से ही इस फील्ड में हंटर के मैनेजर के तौर पे काम करता आया है, और पिछले ही हफ्ते वो इस कंट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट हंटर डिपार्टमेंट स्टोर का जनरल मैनेजर बना है। वो शराब पी रहा होता है और कह रहा होता है क्योंकि मैं इस कंट्री पे एक हायर पोजीशन पे हूँ तो फिर मुझे अपना अतीत भूल जाना चाहिए और एक बड़े आदमी जैसी जिंदगी जीनी चाहिए। वो अपनी टाई को ठीक कर रहा होता है और कह रहा होता है मुझे अपनी टाई को ऐसे नहीं रखना चाहिए, मैं दोबारा से ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा। लोग कहते हैं जो पोजीशन मेरे पास है वो आदमी को बड़ा बनाती है, जिस पोजीशन पे मैं हूँ वो काफी बढ़िया है। पर अगली मोमेंट जेबिन का मुंह बन जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है जिस पवित्र जगह को मैंने बनाया है आखिर उसमें इसके जैसा भिखारी कैसे आ सकता है। और ये भिखारी किसी और को नहीं बल्कि हमारे डैम को कह रहा होता है, जो कि यहाँ पे अपना सामान बेचना आया होता है। वैसे ये लग भी रहा है भिखारी। जेबिन अपने मन में कह रहा होता है क्या ये कोई हंटर है? इसका पेट कितना छोटा है और इसके पास तो कोई आर्मर या वेपन भी नहीं है। मुझे एक चीज तो पता है, इसकी जैसे बेवकूफ खुद को हंटर समझते और फालतू का सामान उठा लाते हैं डंजन से। अपना मैनेजर डैम से कहता है आपका स्वागत है हंटर डिपार्टमेंट स्टोर में, मैं आपको गाइड करता हूँ, प्लीज मेरे साथ आइए। और वो डैम को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे सामान या वेपन्स की चेकिंग होती है, और कहता है यहाँ पे तुम इनको वो सारा सामान दिखा सकते हो। और ये जेबिन नाम का बंदा डैम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। खैर वो बूढ़ा आदमी उस सामान को देखता है जो डैम लाया होता है और कह रहा होता है ये आखिर तुम्हें ये सब कहाँ से मिले? डैम कहता है मुझे ये सामान किसी जानने वाले ने दिया है। जो सुन के पीछे खड़ा मैनेजर काफी गुस्सा होता है और कहता है मैं बिल्कुल सही था, तुम बकवास की चीजें उठा लाए हो हमारे हंटर स्टोर में। और वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है सर ये जो भी चीजें लाया वो सब बकवास है ना? है ना? जो सुन के वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं यहाँ पे 40 सालों से काम करता आया हूँ और तुम वो पहले आदमी हो जो इन चीजों को बकवास कह रहे हो। ये सारी की सारी चीजें हाईएस्ट क्वालिटी की हैं, ये सब 4 स्टार इक्विपमेंट है। जो सुन के मैनेजर काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है नामुमकिन, आखिर एक इंडिविजुअल के पास इतने हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट कैसे आए? क्या ये कोई बड़ा आदमी है? आखिर ये कहाँ से आया है? मैंने सुना है कुछ बड़े लोग काफी अच्छे होते हैं। और अगले मोमेंट ये अपने डैम को मस्का लगाने लगता है और कहता है सर मैं आपको वीआईपी रूम की तरफ लेके चलता हूँ। आगे हम वीआईपी रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी डैम से कह रहा होता है मैं पहले तुम्हें इन सब चीजों का प्राइस बता देता हूँ, अगर तुम इन सबको बेचते हो तो तुम्हें 3 बिलियन वॉन मिलेंगे। डैम को प्राइस सही से सुनाई नहीं दिया होता है। वो कहता है अच्छा तो आप मुझे 300 मिलियन वॉन दोगे, बढ़िया ये भी, हा हा हा। पर अगले ही मोमेंट डैम को समझ आ जाता है कि वो कितने पैसों की बात कर रहे हैं। वो 300 मिलियन वॉन की नहीं बल्कि 3 बिलियन वॉन की बात कर रहे हैं। डैम हैरान हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो अपने मन में कह रहा होता है 3 बिलियन वॉन? हेपेटस जिन वेपन्स को कबाड़ समझता है वो 3 बिलियन वॉन के? डैम अभी भी उस सदमे से नहीं निकल पा रहा होता। वो यही सोच रहा होता कि 3 मिलियन नहीं बल्कि 3 बिलियन वॉन। वो बूढ़ा आदमी कहे जा रहा होता है और इतना प्राइस आपको सिर्फ तब मिल सकता है जबकि हम सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे हैं। सेलर्स से ज्यादा बायर्स हैं तो आपको डबल प्राइस भी मिल सकता है। सामने बैठा हमारा मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है हाईएस्ट क्वालिटी के वेपन जिन्हें तुम किसी भी प्राइस पे बेच सकते हो वो मेरी आंखों के सामने है, मुझे ये सारी चीजें इससे लेनी होगी किसी भी तरीके से। और ये मैनेजर डैम को मस्का लगाते हुए कहता है
डियर कस्टमर, अगर आप इन्हें बेचने का सोच रहे हैं। उतने में इसकी बात काटते हुए डैम कहता है सारी चीजें। जो सुन के मैनेजर कहता है क्या? डैम कहता है मैं सारी चीजें बेच दूंगा। और डैम अभी 3 बिलियन वॉन के बारे में ही सोचा जा रहा होता है। ये सुन के मैनेजर काफी खुश हो जाता है। वो अपने मन में कह रहा होता है एंजल, ये पक्का स्वर्ग से आया हुआ कोई एंजल है। इसके साथ शायद मुझे आगे चल के प्रमोशन मिल सकता है। पर तभी इसकी उम्मीदों पे पानी मारते हुए डैम कहता है पर मैं ये वाले डिपार्टमेंट स्टोर में कुछ नहीं बेचने वाला। मैंने कभी ऐसे बंदे को नहीं देखा जो कि अपना हाथ जेब में रख के लोगों को गाइड करता है। वेल, क्योंकि मैनेजर ने डैम को काफी घटिया तरीके से ट्रीट किया होता है, इसलिए डैम इनके डिपार्टमेंट स्टोर में कुछ नहीं बेचता। जिसकी वजह से अपने जेबिन भाई साहब, जो कि जनरल मैनेजर हुआ करते थे हंटर डिपार्टमेंट स्टोर के, वो पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने इतनी हाईएस्ट पोजीशन एक हफ्ते में गवा दी। मुझे सीरियसली इस बंदे पे हंसी आ रही है। आगे हम दो लोग को देखते हैं जो कि डैम को थैंक यू बोल रहे होते हैं। डैम अपने बैंक का बैलेंस चेक करते हुए कहता है ये सपना तो नहीं है ना, मेरे बैंक में पैसे हैं। आखिर 3 बिलियन वॉन में कितने जीरोस होते हैं? आगे वो कहता है ये लोग भी मेरे इक्विपमेंट्स को देख के शॉक हुए थे, पर उतना नहीं जितना वो डिपार्टमेंट स्टोर वाला बंदा हुआ था। क्या मैं सच में थोड़ा भिखारी टाइप लगता हूँ? वेल, क्योंकि मैं सारा दिन इधर उधर घूमता रहता हूँ शायद से इसलिए। पर तभी डैम की नजर किसी चीज पे पड़ती है और वो कहता है ये बढ़िया है, क्योंकि मैंने काफी सारे पैसे कमा लिए हैं तो मुझे खुद को एक प्रेजेंट देना चाहिए। कल सुबह उठते ही मैं मॉम से मिलने जाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे डैम की मॉम कह रही होती है डैम, तुम काफी समय बाद आए हो, पर तुम इतनी सारी चीजें लेके क्यों आए हो? और हम देखते हैं डैम अपनी मॉम के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाया होता है। जो डैम की मॉम की फ्रेंड होती है वो कहती है सच में तुम्हें कभी कभी टीवी भी देख लेना चाहिए। और टीवी पे डैम की ही न्यूज चल रही होती है कि कैसे उसने मेज डंजन को क्लियर करा वगैरह वगैरह। डैम की मॉम की जो फ्रेंड होती है वो कहती है सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, काफी फेमस लड़का है। रिपोर्टर्स के हिसाब से डैम ने उस डंजन को अपने टैलेंट की मदद से क्लियर करा है। डैम कहता है हा, ये ऐसा नहीं कि मैंने उस डंजन को अकेले क्लियर करा है। जिसपे वही औरत कहती है तुम सच में कितने अच्छे इंसान हो, क्या तुम मुझे जाने से पहले एक ऑटोग्राफ दे सकते हो? डैम की मॉम हैरान होती है और कहती है मेरे बेटे के पास टैलेंट है? डैम कहता है हाँ, मुझे रिसेंटली ही मिला है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। पर अगले ही मोमेंट डैम की मॉम रोने लगती है और कह रही होती है मैं बहुत खुश हूँ। डैम उनसे कहता है मॉम आप रो क्यों रही हैं? डैम अपने मन में कह रहा होता है मॉम हमेशा खुद को ब्लेम करती थी मेरे पास टैलेंट ना होने के लिए। टीवी पे वही न्यूज चल रही होती है और रिपोर्टर सैंगुन गिल्ड के लीडर नामगुम डोयुक से पूछ रहे होते हैं डैम के बारे में, जिसपे गिल्ड मास्टर कहते हैं मैं तुम लोगों को डिटेल में तो नहीं बता सकता, पर ऑफ कोर्स वो बेस्ट हंटर है। वो एक ताकतवर स्वॉर्डमैन है और काफी चालाक भी है। उसके बिना हम इस डंजन को नहीं क्लियर कर पाते। डैम शर्माने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है भाई तू कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहा है मेरी? डैम की मॉम मुस्कुराते हुए कह रही होती है ओ माय गॉड, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है ना? डैम अपने मन में कह रहा होता है वेल, ये एक बढ़िया मौका हो सकता है। जितना मैं फेमस होऊंगा मुझे उतनी ही डिवाइन पावर मिलेगी, जिसकी वजह से मुझे और पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी। देखो, जो डिवाइन पावर होती है वो रेपुटेशन पे डिपेंड करती है। जितनी अच्छी तुम्हारी रेपुटेशन होगी उतनी ज्यादा तुम्हारे पास डिवाइन पावर होगी। इन शॉर्ट, जितने ज्यादा तुम फेमस होगे उतनी ज्यादा तुम्हारी डिवाइन पावर होगी। खैर, डैम की बातों पे वापस आते हैं। वो अपने मन में कह रहा होता है मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब्स देख के रखी हैं और हमें एक पार्ट टाइम जॉब की नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसके लिए 1 लाख डिवाइन पावर चाहिए होती है और इसका रिवॉर्ड होता है गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल वो फ्रूट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है गॉड्स की इमोर्टेलिटी के लिए, और यही वो रिवॉर्ड है जो कि डैम को चाहिए। डैम अपने मन में कह रहा होता है मुझे वो गोल्डन एप्पल चाहिए। वो गोल्डन एप्पल शायद से मॉम का कैंसर ठीक कर सकता है। ऑफ कोर्स डैम अपने मॉम के लिए ही वो एप्पल लेना चाहता है। डैम की मॉम बहुत ही खुश होकर टीवी देख रही होती है क्योंकि उनके बेटे के बारे में बात हो रही होती है। तभी टीवी पे एक और न्यूज चलने लगती है जिसमें रिपोर्टर कहता है अभी अभी एक खबर निकल के आई है कि एक गेट ओपन हुआ योंगुन सिटी में, वहां से सारे लोगों को निकालने का ऑर्डर दे दिया गया है। और हम स्नो को देखते हैं जो कि ये सुन के डैम की जैकेट के अंदर घुस जाता है। डैम की मॉम कहती है ये मफलर नहीं था तुम्हारा? मतलब उन्हें डैम का पेट मफलर लग रहा होता है कोई पेट में। डैम स्नो से कहता है आखिर क्या बात है स्नो वाइट? तभी उसे स्नो की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हमें आउटर स्पेस का सीन दिखाया जाता है कि अर्थ के आगे कोई ईवल आए है। डैम अपने सर पे हाथ रख के अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये क्या था जो इल्यूजन मैंने देखा? और वहीं जो यहाँ पे न्यूज चल रही होती है उसमें का रिपोर्टर जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि गेट जो होते हैं वो डंजन्स की तरह नहीं होते, उसमें इंसान नहीं जा सकते बल्कि सिर्फ मॉन्स्टर्स बाहर आ सकते हैं। मतलब जो ये गेट्स हैं वो डंजन से कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसमें इंसान नहीं जा सकते, सिर्फ मॉन्स्टर्स बाहर आ सकते हैं। डैम अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे जाना होगा अभी के लिए, जिसपे उसकी मॉम कहती है इतनी जल्दी तुम थोड़ा और रुक सकते हो? जिसपे उसकी मॉम की फ्रेंड कहती है अरे वो बिजी होगा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो काफी फेमस है। फिर से ही शिफ्ट होता है उस जगह पे जहाँ पे गेट ओपन हुआ होता है और उस गेट से मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं। यहाँ पे काफी सारे हंटर्स खड़े होते हैं जो कि थर्ड वेव का इंतजार कर रहे होते हैं। और थर्ड वेव ये है, मतलब इससे पहले भी 2 बार मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। पर तभी यहाँ पे कोई एंट्री मारता है और कह रहा होता है तो यहाँ पर है वो गेट है ना? और नीचे वाल बाकी के हंटर्स लड़ रहे होते हैं और ये बंदा अपना डैम होता है जो कि कह रहा होता है चलो चलते हैं आगे। मॉन्स्टर्स की थर्ड वेव भी खत्म हो जाती है। एक हंटर कहता है कि मॉन्स्टर की थर्ड वेव भी खत्म हो गई है, जिसपे दूर से इनका टीम लीडर चिल्लाते हुए कहता है अभी के लिए सब जाओ, ब्रेक ले लो जब तक अगली वेव नहीं आती, पर अच्छे से रहना, रिपोर्टर्स तुम्हें देख रहे हैं। पर तभी एक हंटर की नजर ऊपर पहाड़ी पे पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और ये अपना डैम होता है
होता है। वो भागते हुए अपने टीम लीडर के पास जाता है उन्हें ये बात बताने के लिए, पर टीम लीडर गुस्से में उसी के कॉलर पकड़ के कहने लगता है, आखिर तुम फॉर्मेशन से बाहर कैसे निकले? मैंने कहा था ना कि रिपोर्टर्स यहीं पे हैं। जिसपे वो हंटर कहता है, अरे ये वो चीज नहीं है, ऊपर देखिए ऊपर, और ऊपर हमारा डैम खड़ा होता है। टीम लीडर कहता है, वो क्या चीज है? जिसपे वो हंटर कहता है, मुझे लगता है कोई सिविलियन दिखाई दिया वहां पर। टीम लीडर कहता है, सिविलियन? पर यहाँ पर आना तो मना था ना। और ये देख के टीम लीडर अपने टीम मेंबर का मुंह पकड़ के गुस्से में कहता है, तो आखिर तू यहाँ पर कर क्या रहा है बे? जाओ और उसे लेकर आओ। और ये सब होते हुए रिपोर्टर्स देख रहे होते हैं, वो आपस में बातें करने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है वहां पर क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि एक सिविलियन दिखाई दिया है, पर मैंने सुना था कि टीम लीडर काफी बढ़िया बंदा है। हाँ, पर अभी देख के लगता है कि वो एक सिविलियन को भी यहाँ आने से नहीं रोक सकता। उसे ये पोजीशन शायद से रिश्वत दे के मिली होगी। मुझे लगता है कि ये स्टोरी काफी बढ़िया होगी लिखने के लिए। और ये कहते हुए रिपोर्टर्स टीम लीडर का मजाक उड़ाने लगते हैं, और ये सारी बातें अपना टीम लीडर सुन रहा होता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा होता है, ये साले कमीने लोग। और वो पहाड़ी के पास जाके कहता है, मैं ऑलरेडी काफी गुस्सा हूँ, मेरे बाकी के साथी डंजन में गए और मुझे उन्होंने यहाँ पर अकेला भेज दिया, मुझे जल्द ही प्रमोशन चाहिए। और ये कहते हुए टीम लीडर अपनी वाइन स्किल को एक्टिवेट करता है, जो कि सी रैंक की होती है, और जंप करते हुए उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है। डैम इसे देख रहा होता है। ये बंदा डैम के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है, मैं ये खुद से क्यों कर रहा हूँ? ओए लड़के, तुझे दिखाई नहीं देता यहाँ पर आना मना है? तो यहाँ से चला जा, तुम कहीं और जाकर अपनी यूट्यूब की वीडियो शूट कर सकते हो। पर डैम कुछ नहीं बोलता है, जिससे इस टीम लीडर को लगता है कि डैम उसे देख के डर चुका है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो टीम लीडर है वो 3 स्टार हंटर है। तो डैम के पास आकर कहने लगता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम नर्वस हो 3 स्टार हंटर के सामने। अगर तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए तो मैं दे दूंगा, या इंटरव्यू, जो तुम चाहो। जो सुन के डैम मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बस कोई चीज ट्राई करनी है, तो मुझे बस समय दे दो। और ऑटोग्राफ या इंटरव्यू? क्या तुम फेमस हो क्या? यार डैम ने इसकी बेइज्जती कर दी। ये सुन के ये बंदा गुस्सा हो जाता है और डैम का हाथ पकड़ के कहता है, हे क्या तुमने मुझे इग्नोर करा? हम स्नो वाइट को देखते हैं, जो कि थोड़ा गुस्से में लग रहा होता है। डैम टीम लीडर से कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? टीम लीडर मुस्कुराते हुए कहता है, एक रैंडम कमीना भी मुझे नीचा दिखा रहा है, ये देखने के बाद कि तुम एक कमजोर पेट लिए घूम रहे हो। ये तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक अननोन हंटर हो जो कि फेमस होने का ट्राई कर रहे हैं। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, और अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आती तो शायद पिटने के बाद समझ आ जाए। और ये कहते हुए टीम लीडर डैम के ऊपर पंच मारता है, पर डैम इसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है, और उल्टा टीम लीडर के पैर पे पैर रख के उसे पहाड़ी से गिराने वाला होता है। पर गिरते समय टीम लीडर का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है, अरे क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मैं ये करना नहीं चाहता था। पर एक 3 स्टार हंटर को ऐसे ही अपने मुक्के नहीं मारने चाहिए किसी को भी। इस उनके टीम लीडर और एम्बेरस हो जाता है, और वो कह रहा होता है, तू साले कमीने तो इस बार बच गया, पर तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? और दोबारा से डैम के ऊपर एक और पंच मारता है, पर उसे भी डैम बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। डैम कहता है, अरे एक सेकंड रुको मेरे भाई, हम लड़ सकते हैं, पर क्या ये ठीक रहेगा? मेरा मतलब है कि हमें काफी सारे लोग देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि सारे के सारे रिपोर्टर्स जो होते हैं वो डैम और टीम लीडर को ही देख रहे होते हैं, और यही कह रहे होते हैं कि उनकी तरफ कैमरा करो। टीम लीडर और गुस्से में आ जाता है और कहता है, तू कमीने, तूने ये सब जानबूझ के किया है ना? तभी उनमें से एक रिपोर्टर डैम को देखने के बाद कहती है, हे वो लड़का तो वो है ना जिसने मेज डंजन को क्लियर करा था सैनगुन गिल्ड के साथ मिलकर। एक न्यू मॉन्स्टर हंटर यू डैम डक आ चुका है यहाँ पर। ये सब सुनने के बाद टीम लीडर अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये कमीना वो यू डैम डक है, वो बेस्ट हंटर जिसे सैनगुन गिल्ड के मास्टर ने भी एक्नॉलेज किया है? डैम कहता है, अरे यार हम उनकी नजर में आ गए। डैम रिपोर्टर्स को आवाज देते हुए चिल्लाते हुए कहता है, रिपोर्टर्स अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेना, तुम जल्द ही एक अच्छी खबर सुनने वाले हो। डैम पीछे टीम लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कुछ देर पहले क्या कह रहे थे? एक रैंडम बंदा तुम्हें नीचा दिखा रहा है और तुम उससे पीटने के बाद सुधार दोगे? वेल अपनी आंखें खोली रखो और देखो ये रैंडम बंदा क्या क्या कर सकता है। डैम उस गेट की तरफ बढ़ रहा होता है, जो देख के रिपोर्टर्स और टीम लीडर दोनों ही हैरान होता है, और डैम उस गेट में जंप लगाने वाला होता है और वो उस गेट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से गेट के आसपास काफी ज्यादा धुआं आने लगता है। और हमें गेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया जाता है कि ये जो गेट्स हैं वो 10 साल पहले खुलना शुरू हुए थे। एक तो ये सारे गेट्स 10 साल पहले खुलना शुरू क्यों होते हैं यार? खैर हमें आगे बताया जाता है, गेट से सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स ही बाहर आते हैं, और ये गेट कुछ समय बाद नेचुरली डिसअपेयर हो जाता है। हम इसे रोड एक्सीडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। गेट के पास खड़े हुए सारे लोग यही कह रहे होते हैं, क्या वो बंदा गेट के अंदर चला गया? वेल ये लोग इतने क्यूरियस इसलिए हैं क्योंकि गेट्स के अंदर ह्यूमंस नहीं जा सकते। और यहाँ पर हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आ रही होती है, तुम्हारा स्टेटस चेक करा जा रहा है, रिजल्ट में आया है कि तुम लोवेस्ट क्लास के गॉड हो, तुम इस दुनिया में आ सकते हो, तुम इस दुनिया की दूसरी साइड में आ चुके हो और अंधेरा तुम पे नजर रखे है। तभी हम डैम को देखते हैं जो कि गेट के अंदर होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं बिल्कुल सही था, ये वो गेट था जो कि स्नो वाइट की मेमोरी में था। अगर इसे गॉड्स ने बनाया है और इसमें इंसान नहीं आ सकते तो फिर इसका मतलब हुआ यहाँ पर सिर्फ गॉड्स आ सकते हैं। आखिर उन्होंने यहाँ पर इंसान का आना मना क्यों करें? थॉर ने कहा था कि डंजन बने इंसान को टेस्ट करने के लिए। चलो पहले थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। पर जैसे ही डैम आगे बढ़ने चलता है वो बैरियर से टकरा जाता है, वो उसे देखने लगता है और उसके पार जाने की कोशिश करने लगता
है, पर तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे पास इनफ डिवाइन पावर नहीं है, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते, अंधेरा अभी भी तुम पे नजर रखे हुए है। जो देख के डैम गुस्सा हो जाता है और उस बैरियर पे अपने पंचेस और किक्स थ्रो करने लगता है, यहाँ तक कि अपना सर भी मारने लगता है कि भाई खुल जाओ। पर ऑफ कोर्स उसके पास इनफ डिवाइन पावर नहीं है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता। डैम थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है, ये साली डिवाइन पावर में इसके बिना बाहर भी नहीं जा सकता। और आगे डैम बैठ जाता है और कहता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा गोल सिर्फ एक ही है, स्नो वाइट मेरे साथ रहना। डैम केव की तरफ देखता है और कहता है, मैं जिस वक्त यहाँ पर आया था मैंने इसे देख लिया था, पर मैं अंदर नहीं जाना चाहता था, पर चलो चल के उनके चेहरे देखते हैं। इस गेट के ओनर का चेहरा। डैम उस केव के अंदर चला जाता है और कह रहा होता है, अगर मैं सच बोलूं तो आखिर यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों हैं? मुझे लगा था कि अगर मैं इस गेट के बॉस को मार दूंगा तो मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ जैसे बाकी के डंजन्स होते हैं, पर अभी तक मुझे इसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला है। पर कुछ तो डिफरेंट है अगर मैं इसे बाकी के डंजन से कंपेयर करूँ तो। जो मॉन्स्टर्स डंजन्स में होते हैं उन्हें प्रोग्राम किया जाता है रोबोट्स की तरह लड़ने के लिए, पर मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के पास खुद की समझ है। मेरे हिसाब से डिवाइन पावर तो बढ़ेगी मेरी, क्योंकि मैंने इस गेट के अंदर एंटर कर लिया, पर अब मुझे इसे क्लियर करना है। पर तभी जिस पत्थर पे डैम हाथ रखे होता है उसी के सामने बॉस मॉन्स्टर खड़ा होता है। डैम उसे देख लेता है, वो बॉस मॉन्स्टर डैम पे अटैक करता है, पर डैम उसे डॉज कर लेता है। डैम कह रहा होता है, तो आखिरकार गेट का बॉस मॉन्स्टर आ ही गया। और ये होता है इस गेट का बॉस मॉन्स्टर। ये डैम की तरफ जाने लगता है, पर तभी डैम नोटिस करता है कि ये डैम की तरफ काफी धीरे धीरे आ रहा होता है, मतलब ये बंदा काफी स्लो है। डैम उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है क्योंकि वो बहुत ही धीरे आ रहा होता है। डैन उस मॉन्स्टर के ब्लेड पे पैर रख के उसे तोड़ देता है, पर ये मॉन्स्टर इतना बेवकूफ होता है कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है अभी इसके साथ क्या हुआ। डैम तभी स्नो वाइट को कमांड देता है स्वॉर्ड में बदलने के लिए, और उस मॉन्स्टर को अगले ही मोमेंट काट देता है और वो बंदा एक ही अटैक में गिर जाता है। डैम कहता है, क्या ये हार गया? अभी तक गेट क्लियर होने का मैसेज तो नहीं आया, क्या ये बंदा एक्टिंग कर रहा है मरने की? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा कि मैंने इस गेट को क्लियर करा। तभी डैम एक लालची स्माइल देता है और कह रहा होता है, मुझे इसका कोर निकाल लेना चाहिए एविडेंस के तौर पे, मैंने यूट्यूब से कोर निकालना देखा है। और फिर ये कहते ही डैम अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को काटना शुरू करता है और कुछ समय बाद डैम को उसका कोर मिल जाता है। डैम कह रहा होता है, मुझे ये मिल गया, और ये ब्लैक क्यों है? मैंने सुना था कि कोर्स ज्वेलरी की तरह खूबसूरत होता है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है ये चीज हिल रही है। और तभी वो कोर चिल्लाने लगता है और हिलने लगता है। डैम डर जाता है और उसे फेंक देता है। डैम कह रहा होता है, आखिर ये डरावनी चीज क्या है? क्या ये उसकी आत्मा है? और अपना स्नो वाइट भी उससे डर रहा होता है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, गेट का कोर कलेक्ट कर लिया गया है, अब गेट जो है वो परमानेंटली वैनिश हो जाएगा। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे अब गेट के सामने काफी सारे लोग आ चुके होते हैं और सब वही चीजें पूछ रहे होते हैं कि आखिर गेट के अंदर कोई इंसान गया कैसे। टीम लीडर पीछे रिपोर्टर्स को समझा रहा होता है कि वो ऐसे आया और ऐसे गेट के अंदर चला गया, यूं पता नहीं क्या कह रहा है ये बंदा। यहाँ पे जो औरत खड़ी होती है वो कह रही होती है, डॉक्टर हमें इन्हें रोकना चाहिए, अगर ये रूमर्स और फैले तो दुनिया में हड़कंप मच जाएगी और लोग एकेडमी को गलत कहेंगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। और हम देखते हैं गेट के पास काफी बड़े लोग भी आ चुके होते हैं, जैसे एक डंजन इन्वेस्टिगेटर और हंटर यूनियन से भी एक बंदा आया होता है। ये औरत कुछ बोल ही रही होती है, पर तभी गेट के अंदर से डैम का मुंह निकलता है और वो कह रहा होता है, ओ यहाँ तो काफी सारे लोग हैं जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था। और डैम को देखते ही यहाँ पे हड़कंप मच जाती है। तब कहने लगते हैं, एक बंदा गेट से बाहर आया अभी अभी, आखिर तुम गेट के अंदर कैसे गए? डैम कह रहा होता है, अरे यार पहले मुझे बाहर तो आने दो। और डैम बाहर आता है, जिसे देख के वो औरत जो खड़ी होती है वो काफी शॉक होती है। डैम कहता है, बाहर की हवा कितनी अच्छी है। और तभी सारे रिपोर्टर्स डैम से सवाल करने लगते हैं, आखिर गेट के अंदर कैसा होता है और आखिर आप आए कहाँ से? चाहे गेट के अंदर भी मॉन्स्टर्स होते हैं, या आप सच में गेट के अंदर गए थे या हमें बेवकूफ बना रहे हैं? डैम अपनी उंगली हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, जो कि अभी इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ह्यूमैनिटी अब से गेट्स को तबाह कर सकती है। जो सुन के रिपोर्टर्स क्रेजी हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, गेट्स को तबाह करना, गेट के अंदर जाना ही एक बहुत बड़ा मिरेकल है, क्या गेट्स भी डंजन जैसे क्लियर हो सकते हैं? प्लीज हमें अच्छे से बताइए। डैम मुस्कुराते हुए अपने मन में कह रहा होता है, बढ़िया बढ़िया, तुम लोग के काफी बढ़िया रिएक्शन है। डैम अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और स्कोर को पकड़ते हुए कहता है, ये वो कोर है जो कि मैंने गेट के बॉस मॉन्स्टर से लिया है, अपनी आंखें खोलो और देखो। डैम उस कोर को हवा में फेंकता है और कहता है, चलो मैं तुम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। और वो अपनी स्वॉर्ड उठा के उस कोर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके ये करते ही गेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जो देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। डैम अपने मन में कह रहा होता है, ये जो चीज मैंने अभी करी ये सच में काफी कूल थी। और जिस औरत को हमने पहले देखा था वो कह रही होती है, मुझे लगता था कि मैं गेट्स के बारे में सब कुछ जानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी गेट्स पे रिसर्च करी और एक्सपेरिमेंट करे, पर यह सीन बिल्कुल अलग है। सारे रिपोर्टर शॉक में होते हैं। हमें उनकी आवाज सुनाई दे रही होती है और वो औरत डैम से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? डैम मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, यही तो वो क्वेश्चन था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। डैम कहता है, यू डैम डक, मेरा नाम है यू डैम डक। और ये चीज होने के बाद ये न्यूज पूरी कंट्री में फैल जाती है और सारे लोग डैम के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं क्योंकि डैम ने सारे लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली होती है। इसकी वजह से उसकी डिवाइन पावर बढ़ती जाती है और उसकी डिवाइन पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है,
कांग्रेचुलेशन यू डैम डक, आपकी डिवाइन पावर 10,000 पहुंच चुकी है और आपको प्रमोट कर दिया गया है लोअर क्लास गॉड के लिए। डैम अपने मन में कह रहा होता है इस बार तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आई हैं। एक नोटिफिकेशन लोअर क्लास गॉड के बारे में बात कर रही थी, पर तभी सिस्टम के अंदर से माइक निकलता है और काफी सारे रिपोर्टर्स भागते हुए डैम की तरफ आ रहे होते हैं उसकी स्पीच लेने, और सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसी भीड़ के बीच हम एक कार को देखते हैं जिसमें से कोई लड़की बाहर आती है। उसके साथ चलने वाले बॉडीगार्ड्स कह रहे होते हैं हमने उसे ढूंढ लिया है, और वो भीड़ के बीच से आगे जाने लगते हैं। पर तभी एक रिपोर्टर की नजर उसी लड़की पे पड़ती है और वो कहती है हे वो लड़की को देखो, क्या वो है? क्या ये सच में वो है? मुझे लगा ये कोई गॉडेस है। और वो लड़की जो यहाँ पर आई होती है वो डैम को आवाज देती है और कहती है गिल्ड मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। डैम उसकी तरफ देखता है, वो लड़की कह रही होती है तो अभी तुम हमारे साथ चल रहे हो, और ये सैनगुन गिल्ड की फ्यूचर गिल्ड मास्टर, और ये एक 7 स्टार हंटर है, इसका नाम है जो सोयल। चेंज शिफ्ट होता है और डैम सैनगुन गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में होता है। डैम काफी हैरान होता है और वो कह रहा होता है जैसा एक्सपेक्ट करा था, कोजा के वन ऑफ द टॉप 2 गिल्ड्स है। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है और रूम भी, आखिर ये एजूसी की दिक्कत क्या है? मुझे बुलाकर ये बंदा डंजन में गया हुआ है। एजूसी अपने वो गिल्ड मास्टर का नाम है। खैर डैम कह रहा होता है क्या उसने डंजन में जाते हुए गेट की न्यूज देखी और तभी उसने मुझे यहाँ पर बुलाया? क्या वो लोग मुझे रिक्रूट करना चाहते हैं या कुछ और? पर यह सोचना कि मुझे वो लड़की लेने आई थी जो सोयल, उसे बड़ा ही किया गया है सैनगुन गिल्ड की अगली लीडर बनाने के लिए। इस कंट्री में सिर्फ 3 ही 7 स्टार हंटर हैं और वो उनमें से एक है। पूरी दुनिया उसे जानती है। अगर वो कोई आम इंसान भी होती तब भी वो कोई स्टार बन सकती थी। सिर्फ वही थी जो कि मुझे उस तरह की सिचुएशन से बाहर निकाल सकती थी। उसको देखते ही सारे लोग मेरे पास से हट गए। वेल ये अच्छा ही हुआ। वेल क्योंकि कोई चीज है जिसे मैं चेक करना चाहता था। पार्ट टाइम विंडो ओपन। डैम सिस्टम को ओपन करता है। सिस्टम उससे कहता है वेलकम लो क्लास गॉड, जैसा कि आपको अब लो क्लास गॉड बना दिया गया है इसीलिए आपकी न्यू एबिलिटीज अनलॉक हो चुकी हैं। पावर सिस्टम अवेलेबल है, सिंबल सिस्टम अवेलेबल है और टाइटल सिस्टम भी अवेलेबल है। क्या आप कोई टाइटल चुनना चाहेंगे? डैम ये देख के खुश हो जाता है और कहता है टाइटल्स, तुम्हारा मतलब जैसा थॉर के पास है द गॉड ऑफ थंडर और एरेस के पास द गॉड ऑफ वॉर, मैं भी कोई कूल सा टाइटल चुनने वाला हूँ। और वो कंफर्म पे क्लिक करता है और टाइटल्स देखने लगता है। पर अगले ही मोमेंट वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शॉक हो जाता है क्योंकि जो टाइटल्स के नेम्स थे वो थे गॉड ऑफ फैन, गॉड ऑफ फ्लाई स्वेटर, गॉड ऑफ वाटर बॉटल, गॉड ऑफ चेयर्स। डैम गुस्से में होता है और कहता है ये सब क्या है? आखिर गॉड के ऐसे नाम कब से होने लगे? गॉड ऑफ फ्लाई स्वेटर? मुझसे मजाक मत करो, मैं कोई अच्छा टाइटल ढूंढने वाला हूँ, मुझे एक अच्छा टाइटल चाहिए। और 1 घंटे तक ढूंढने के बाद डैम को फाइनली एक टाइटल मिल जाता है और वो होता है द गॉड ऑफ स्वार्ड। डैम मुस्कुराते हुए कहता है स्वार्ड गॉड, ये मेरे टैलेंट के साथ बढ़िया रहेगा। ठीक है मैं स्वार्ड गॉड टाइटल को चुनता हूँ। और वो उस टाइटल को चूज कर लेता है। सिस्टम में से एक लाइट निकलती है जो कि डैम के चेस्ट में चली जाती है और डैम को हल्का सा झटका लगता है और वो जमीन पे बैठ जाता है। उसके बाद सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन यू डैम डक, आज से आप स्वार्ड गॉड है, किसी अननोन गॉडेस ने आपको ब्लेस करा है। डैम शांति से बैठ जाता है और कह रहा होता है एक टाइटल के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं सोचूं जब मुझे टैलेंट मिला था तब मैं बेहोश हो गया था, पर इस बार नहीं हुआ। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है प्लीज स्वार्ड गॉड की पावर को चुनिए और काफी सारी पावर्स उसके सामने ओपन हो जाती हैं। डैम हैरान होता है और कहता है पावर, क्या मैं फाइनली गॉड की पावर को यूज करने वाला हूँ? डैम उन पावर्स को ध्यान से देख रहा होता है और कह रहा होता है ये सारी चीजें डिवाइन पावर के बारे में बात कर रही हैं। वेल मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा नहीं कि मैं गॉड्स के स्टोर से कोई महंगी चीज खरीद रहा हूँ, ये सब कुछ मेरा हो जाएगा अगर मैं अपना लेवल बढ़ाता रहा तो। यहाँ पर कोई ड्रामेटिक एबिलिटीज नहीं है जिन पावर्स को मैं स्टार्टिंग में चूज कर सकता हूँ, तो मेरी पहली पावर होगी इंट्यूशन, मैं इसे चूज करता हूँ। और डैम अपनी पावर को चूज कर लेता है। सिस्टम उसकी प्रोफाइल को अपडेट करता है पर हम डैम की प्रोफाइल देखते हैं और जो पावर डैम ने सेलेक्ट करी है वो पावर 6 सेंस को अनलॉक करती है। डैम काफी खुश होता है अपनी प्रोफाइल देख के और कह रहा होता है अब मेरी प्रोफाइल फाइनली एक गॉड की तरीके दिख रही है और उसे कुछ स्किल्स भी मिली होती हैं जिसे डैम बाद में चेक करने का कहता है। तभी डोर पे नॉक होता है। डैम कहता है क्या ये एजूसी है? क्या वो आ गया? नहीं, वो अंडर वाटर डंजन में गया है तो वो इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता, पर उसके अलावा मुझसे मिलने कौन आएगा? डैम गेट को खोलता है और पूछता है कौन है, और वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि गेट के बाहर जो सोयल खड़ी होती है। हम इसे सोयल बुलाएंगे। सोयल कहती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? डैम कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सोयल कहती है एक सेकंड रुको, ये पास गिल्ड के मास्टर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। ये एक स्पेशल पास है जिसकी मदद से तुम सैनगुन गिल्ड की सारी फैसिलिटीज यूज कर सके हो। डैम अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये इनकी कोई स्ट्रेटेजी है मुझे रिक्रूट करने के लिए? डैम सोयल से कहता है पास देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर सोयल कुछ नहीं बोलती। डैम दोबारा से बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, पर इस बार भी सोयल कुछ नहीं बोलती और यहाँ पर चीजें काफी ऑकवर्ड हो जाती हैं क्योंकि सोयल कुछ बोल नहीं रही होती है। डैम अपने मन में कहता है ये सिचुएशन तो काफी ऑकवर्ड है, क्या ये हमेशा ही इतना चुप रहती है? ये सोयल नाम की लड़की ये थोड़ी अजीब है। डैम मुस्कुराते हुए कहता है फिर मैं, पर तभी डैम के कंधे से स्नो कूद जाता है और हम देखते हैं कि जो स्नो होता है वो सोयल के ऊपर जम करता है। स्नो हटो अब मेरी बारी है। खैर ये देख के जो अपना डैम होता है वो काफी हैरान हो जाता है और वो सोयल से माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ करना, ये बंदा नॉर्मल नहीं है। पर सोयल हल्की सी स्माइल के साथ
तब कहती है ये ठीक है, ये समनेट एनिमल काफी क्यूट है, और स्नो को पेट करने लगती है। और ये आगे डैम से कहती है क्या मैं इसे स्नैक दे सकती हूँ? इस पे डैम कहता है ठीक है, और वो अपनी पॉकेट से कुछ खाने के लिए निकालती है और उसे स्नो को दे देती है। डैम अपने मन में कह रहा होता है पिछले दिन ये साला स्नो हॉस्पिटल के स्टाफ को देख भी नहीं रहा था, आखिर इसे सोहेल में ऐसा क्या दिख गया? क्या इसे खूबसूरत औरतें पसंद है? ये साला कमीना। देखो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, जो स्नो वाइट है वो मोस्टली मेल हो सकता है। डैम आगे अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये खिला क्या रही है स्नो को, और वो सोहेल से पूछता है क्या ये सीड स्नैक है? जिसपे सोहेल उसे बताती है ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, मतलब ये नट है जो कि बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। स्नो वापस से डैम के पास आ जाता है। सोहेल कहती है तुमसे मिलकर आज अच्छा लगा, बाद में मिलते हैं स्नो वाइट। और ये कहते हुए सोहेल यहाँ से चली जाती है। डैम कह रहा होता है इस लड़की से बात करना सच में काफी मुश्किल था। और वो स्नो से कहता है मुझे लगता है तुम्हें वो पसंद आ गई, तुमने उसकी दी हुई चीज बिना हेसिटेशन के खा ली, तुम तो उसके प्यार में गिर गए हो। पर तभी डैम को कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है एक सेकंड, उसने स्नो वाइट को उसके नाम से बुलाया था। अगर मैं ये चीज सोचूं तो क्या मैंने उसको स्नो वाइट का नाम बताया था? पर हम सोहेल को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रही होती है और उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। आगे डैम गूगल पे सर्च कर रहा होता है कि स्टॉकिंग से कैसे डील करें। इस बंदे को सोहेल इसकी स्टॉकर लग रही है। डैम सोच रहा होता है और कह रहा होता है सोहेल आखिर मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? ये लड़की ठीक तो लगती है पर किससे पता अगर ये स्टॉकर हुई तो? तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। डैम उस पर ध्यान नहीं देता, पर अगले ही मोमेंट उसे बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है। डैम चिल्लाते हुए कहता है क्या है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। सिस्टम बताता है एक पार्ट टाइम जॉब मिली है। डैम कहता है एक डिजायर्ड पार्ट टाइम जॉब, और हम इस बार की उस पार्ट टाइम जॉब को देखते हैं। और वो जॉब होती है सर्बरस को खाना खिलाने की, और ये जॉब हेडस ने दी होती है, द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। और इसके लिए डिवाइन पावर चाहिए होती है 10,000, जो कि अपने डैम के पास है। और इस जॉब के डिस्क्रिप्शन में हेडस बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए ओलंपस जा रहा है 3 दिनों के लिए, तो उसे बस कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि सर्बरस को खाना खिला सके। और इसका पेमेंट होता है 200 हेडस, आई मीन ये उनकी करेंसी है। पर इस जॉब के लिए कोई भी गॉड अप्लाई नहीं कर रहा होता, जिससे तंग आकर हेडस प्राइस डबल कर देता है। और डबल प्राइस सुनते ही अपना लालची डैम बहुत जोश में आ जाता है और कह रहा होता है ठीक है क्या डबल प्राइस? अभी वो स्टॉकर लड़की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भूखा मर जाऊंगा पर ये जॉब जरूर करूंगा। और वो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैम टेलीपोर्ट हो रहा होता है। डैम कहता है मुझे धीरे धीरे ऐसे गिरने की आदत पड़ती जा रही है। पर तभी डैम की आंखों पे कोई बंदा रोशनी मार रहा होता है। डैम कहता है ये क्या है, क्या तुम मुझे अंधा करना चाहते हो? और हम एक डरावने दिखने वाले बंदे को देखते हैं जो कि लैंप लिए डैम के सामने खड़ा होता है, और इसे देख के डैम की फट जाती है। डैम जल्दी से खड़ा होता है और वो देखता है कि वो एक बोट पे है। वो अपने आसपास देखने लगता है, पर तभी वो सामने वाला बंदा कहता है तुम मरे नहीं हो, ये स्टिक्स रिवर है, वो जगह जहाँ पर मरे हुए लोग आते हैं। ये ऐसी रिवर है जिन्हें जिंदा लोग क्रॉस नहीं कर सके। ये सुन के डैम अपने मन में कहता है स्टिक्स रिवर, इसका मतलब मिथोलॉजी के हिसाब से ये बंदा कैरोन द बोटमैन है। डैम मुस्कुराते हुए कहता है मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो रिवर को क्रॉस करने में? पर वो बंदा कहता है वापस चला जा बच्चे। जो सुन के डैम को गुस्सा आता है। वो कहता है तो मुझे बताओ कि मैं हेडेस से कहाँ पर मिल सकता हूँ? जो सुन के कैरोन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तेरे जैसा कोई हमारे हाइनेस का नाम इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? डैम थोड़ा चौड़ में बोलता है ऑफ कोर्स मैं उसे हेडेस बुलाऊंगा, मुझे उसे और क्या बुलाना चाहिए? क्या मुझे उसे उसके टाइटल से बुलाना चाहिए, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड या किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड या हिज मैजेस्टी? कैरोन डैम के पास आता है और कहता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? डैम कहता है मेरा भी सेम क्वेश्चन है, तुम ही वो थे जिसने मुझे पहले चिढ़ाया था। कैरोन गुस्सा होता है और अपना वेपन निकाल के कहता है मैं तुझे पहले ही वार्निंग देता हूँ, वापस चला जा, तेरे जैसे लो क्लास के गॉड यहाँ पर सूली पे चढ़े हुए होते हैं। डैम मस्ती मजाक कर रहा होता है और कह रहा होता है ओ माय गॉड तुम तो सच में बुरे बंदे हो। कैरोन कहता है बकवास, ये तुम्हारा आखिरी मौका है बच्चे, यहाँ से चले जाओ। पर डैम इसे मिडल फिंगर दिखाता है, जो देख के कैरोन काफी गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तू कितना घमंडी है, ठीक है अगर तू मरना ही चाहता है तो मैं तुझे मार दूंगा। और ये बोल के डैम पे अटैक कर देता है। डैम कैरोन के अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर लेता है। कैरोन उस पे बार बार अटैक किए जा रहा होता है। डैम मुस्कुराता है और स्नो वाइट को कमांड देता है। कैरोन कह रहा होता है मर जाओ फिर मैं तुम्हें इस बोट पे सफर करने दूंगा। और जैसे ही कैरोन डैम पे अटैक करने चलता है तब तक डैम के हाथों में वेपन आ चुकी होती है, और डैम उस वेपन से कैरोन के वेपन को तोड़ देता है। और हम दूर से ही देख सकते हैं कौन सी वेपन है। ये 100% हेरक्लस क्लब होने वाला है। इसे देख के कैरोन कहता है कैसे, आखिर तेरे पास ये चीज कैसे है? डैम कहता है क्या कहा तुमने? अगर वो मिथोलॉजी सच है तो वो स्टोरी भी सच होगी, फिर तुम्हें तो इस क्लब को पहचान लेना चाहिए तब तक। कैरोन गुस्से में खोल रहा होता है और कह रहा होता है हाँ मैंने उसे पहचान लिया, वो हेरक्लस क्लब है ना? एक कमीने इंसान ने मुझे उसी से मारा था और रिवर क्रॉस कर लिया था, वो भी जिंदा, बिना मुझे पे किए। और डैम ये सुनते ही हेरक्लस क्लब को कैरोन के सर पे दे मारता है और कहता है तुम बहुत बोलते हो यार, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो जल्दी चलो। कैरोन कहता है
ठीक है तो मुझे एटलीस्ट पे ही कर देना तुम। जो सुन के डैम गुस्से में कैरोन से कहता है, क्या कहा तुमने? कैरोन हल्का सा रोने लगता है और कहता है, प्लीज सीट पे बैठ जाइए, हम जल्दी चलने वाले हैं। और हम आगे देखते हैं इन लोग ने रिवर क्रॉस कर ली होती है। डैम कहता है, राइड के लिए शुक्रिया। पर कैरोन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये साला कमीना, अगर तुम अपना गार्ड डाउन करोगे अंडरवर्ल्ड में तो तुम तुरंत मारे जाओगे, मर जा साले कमीने। और ये कहते हुए कैरोन डैम के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। पर तभी डैम की स्वाट गॉड की पावर एक्टिवेट हो जाती है, इंट्यूशन, और वो अपने आप ही कैरोन के अटैक को डॉज कर लेता है। पर ये देख के कैरोन काफी शॉक होता है। डैम अपने मन में कह रहा होता है, तो यह है इंट्यूशन की पावर, ऐसा लगा कि मेरी बॉडी मेरी सोच से पहले मूव कर गई। डैम मुस्कुराते हुए कैरोन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा तो तेरे को पीटी देना चाहिए। डैम इविल स्माइल दे रहा होता है। कैरोन रोने लगता है और कह रहा होता है, रुको रुको। पर अगले ही मोमेंट डैम ने कैरोन को कुत्ता बना दिया होता है और कह रहा होता है, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट करा तूने। पर तभी डैम को किसी लड़की की आवाज आती है जो कह रही होती है, क्या तुम सरप्लस के इंचार्ज हो? हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है, क्या तुम पार्ट टाइमर हो? और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि द गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड फ्लावर्स हैं, पर्सेफोनी। मुझे नहीं पता कि मैं इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। पर्सेफोनी कहती हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि किसी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा, अगर तुम इसके लिए अप्लाई नहीं करते तो वो ये सब मुझ पे छोड़ देते हैं। डैम कहता है, जी हाँ, मेरा नाम है यू डैम डक। और अपने मन में कह रहा होता है, अगर हेडेस इसका पति है तो क्या ये पर्सेफोनी है? पर्सेफोनी कहती है, तो चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पे सरबरस रहता है। और ये लोग आगे निकल जाते हैं। पर्सेफोनी कह रही होती है, सरबरस काफी दूर रहता है, पहले हम सरबरस को फ्रंट डोर पे ही रखते थे पर मेरे हस्बैंड ने वो करने से मना करा। डैम कहता है, पर क्यों? जिसपे पर्सेफोनी कहती है, क्योंकि पार्ट टाइमर सरबरस को देखते ही भाग जाते हैं, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने सोचा कि पहले वो कैरोन से निकले ताकि उनकी स्किल्स का पता चल सके और उसके बाद वो सरबरस से डील करे। डैम कहता है, अच्छा तो वो मेरा फर्स्ट टेस्ट था। डैम अपने मन में कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं ये चीजें समझ सकता हूँ, मिथोलॉजी के हिसाब से सरबरस काफी ज्यादा भयानक मॉन्स्टर है जिसे द वार्डन ऑफ द अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। पर तभी डैम में अचानक से जोश आ जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, अरे मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ, मैं ग्रेट स्वार्ड गॉड हूँ, अगर वो सरबरस भी हुआ तो क्या हुआ, आखिरी में है तो कुत्ता ही। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, आगे इस बंदे की फटने वाली है। पर्सेफोनी कहती है, हम आ गए, वो हमारे सामने ही है। और हम हेल का गेट देखते हैं जिसके आगे बैठा होता है सरबरस। और इन लोगों को देख के सरबरस उठा है और थोड़ा पास आता है। और अगले ही पैनल में डैम को पता चल जाता है कि उसके बहुत बड़े वाले लग चुके हैं। डैम खड़ा होता है चुपचाप क्योंकि उसे पता था उसका खेल खत्म होने वाला है। पर पर्सेफोनी कहती है, डैम क्या तुम ठीक हो? जिस पे डैम कहता है, हाँ 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 ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। पर्सेफोनी कहती है, ये स्क्रोल जो मेरे हाथ में है वो मेरे हस्बैंड ने लिखा है खुद से, इससे पहले तुम काम स्टार्ट करो तुम इसे पढ़ लो, ये एक वार्निंग स्क्रोल है कि तुम्हें सरबरस के साथ क्या नहीं करना है। डैम वो स्क्रोल लेते हुए अपने मन में कह रहा होता है, ऑफ कोर्स वो मुझे ऐसे ही इतने खतरनाक मॉन्स्टर के साथ नहीं छोड़ देगा, हेटर्स ने जरूर कुछ सोच के रखा होगा। और वो स्क्रोल को खोलता है और इसमें लिखा होता है कि सरबरस के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें लिखा होता है कि जब तुम सरबरस को खाना खिलाओ तो अपने हाथों का और अपने हेड का, अपनी पूरी बॉडी का ही ध्यान रखना ताकि तुम काटे ना जाओ। और इसे पढ़कर डैम को बहुत ही गुस्सा आता है, वो स्क्रोल को फेंक देता है और कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम साफ साफ मुझे मरने के लिए कह रहे हो। पर्सेफोनी कहती है, डेली का शेड्यूल भी लिखा हुआ है बैक पेज पे, तो उसे भी देख लो, मेरे हस्बैंड ने ये खुद से लिखा है तो ये सही रहेगा। डैम कहता है, डेली शेड्यूल, और उस स्क्रोल को उठाता है और उसका पीछे का पेज देखता है जिसमें डेली शेड्यूल लिखा होता है कि ब्रेकफास्ट के पास सरबरस को वॉक पे लेके जाओ, लंच के बाद वॉक पे लेके जाओ और खाने के बाद भी वॉक पे लेके जाओ, और हाँ वो अंडरवर्ल्ड में रहना चाहिए। और इस बार ये देख के डैम को इतना गुस्सा आता है कि वो स्क्रोल को फाड़ देता है और कह रहा होता है, बकवास बंद करो, तुम क्या चाहते हो मैं इस जानवर को वॉक पे लेके जाऊं? तुमने मुझे बस खाना खिलाने के बारे में बताया था। पर्सेफोनी कहती है, तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, पर मुझे थोड़ी सी चिंता है क्योंकि जो पहला पार्ट टाइमर था वो मेरे हस्बैंड के हाथों पकड़ा गया था जब वो भाग रहा था और मेरे हस्बैंड ने उसे हेलमेट डाल दिया था। बेचारा आदमी, उसके हाथ पैर अलग कर दिए थे, उसका इतना बुरा हाल किया था कि मैं तुम्हें और बता भी नहीं सकती। और ये सुनते ही डैम की फट जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। पर्सेफोनी कह रही होती है, मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और जो स्क्रोल डैम ने फाड़ा होता है, डैम उसे देखता है और नीचे बैठता है और उस स्क्रोल को टेप लगा के जोड़ देता है और कहता है, अरे मेरे से बस थोड़ी सी गलती हो गई, मैं बस खुद को चीयर कर रहा था, तो मुझे कहाँ से काम स्टार्ट करना है? ये वाला सीन सच में काफी फनी था। पर्सेफोनी कहती है, तो पहले उसे खाना खिलाने से स्टार्ट करो, तुम वहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे मीट रखा है वो स्टोरेज में। डैम कहता है, तो क्या मुझे उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जो स्टोरेज रूम से सामान लेकर आ रहे हैं? जिसपे पर्सेफोनी कहती है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, पर जो लोग चालाकी करते हैं मेरे हस्बैंड उनके भी हाथ पर अलग कर देते हैं। और अगले सीन में डैम खुद से सारा मीट उठा लाता है। पर्सेफोनी कहती है, ग्रेट जॉब, तुम एक एक करके इन्हें सरबरस की तरफ फेंक सकते हो। और खाना देखते ही सरबरस काफी खुश हो जाता है। डैम ये देख के कहता है, अभी तो ये लोग कितना चिल्ला रहे थे, तो ये रहा तुम्हारा खाना, तुम्हें इसे खाना है ना? और ये सब कहते हुए डैम अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है, मुझे उस पल की याद आ गई जब मैं पेट कैफे में पार्ट टाइम जॉब किया करता था, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स थे। अगर मैं सरबरस की तरफ देखूं तो ये भी थोड़े क्यूट तो हैं। और क्योंकि डैम के इतना जोश चढ़ चुका है तो वो कहता है, ठीक है सरबरस यहाँ पर आओ, यहाँ
पर बैठो। और अगले ही मोमेंट सरब्रस अपने हाथों से डैम के ऊपर कीचड़ फेंक देता है, जो देख के परसेफोनी भी हंसने लगती है और सरब्रस भी। परसेफोनी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, एक इंटरेस्टिंग पार्ट टाइमर आया इस बार, तुम सरब्रस को ट्रेन नहीं कर सकते, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड की बात मानते हैं। डैम कहता है, अब मुझे समझ आया कि इस जॉब के लिए किसी और ने अप्लाई क्यों नहीं करा। और वो गुस्से में होता है, इसीलिए उस मीट के पीस को सरब्रस की ओर फेंक देता है, मतलब उसके मुंह पे, जो देख के बाकी के दो हेड्स तो हंसने लगते हैं, पर जिसके मुंह पे गिरा था वो थोड़ा उदास हो जाता है। डैम कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए तुम्हारे मुंह पे फेंक दिया। और अगले ही मोमेंट जो हेड्स हंस रहे होते हैं उनके सर पे भी डैम फेंक देता है मीट का पीस, और कह रहा होता है, तुम्हें अपने दोस्तों पे नहीं हंसना चाहिए। पर डैम ने उन्हें गुस्सा दिला दिया, इसीलिए वो तेजी से डैम की तरफ आते हैं, और डैम बस वहां पर खड़ा होता है, क्योंकि सरब्रस को उसकी चांस ने रोक लिया होता है। डैम सरब्रस को चढ़ाते हुए कहता है, आखिर तुम गुस्सा भी होगे तो क्या कर लोगे, तुम तो बंधे हुए हो। पर सरब्रस से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो जोर लगाने लगता है, जिसकी वजह से वो जो चैन होती है वो टूट जाती है। और डैम को पता चल गया था, उसका खेल खत्म है अब। डैम कहता है, क्या इन लोगों ने अपनी चैन तोड़ दी, अरे इसकी भैंस की, भागो यहाँ से। परसेफोनी सरब्रस के पास खड़े होकर कह रही होती है, तो ये चैन टूट भी सकती थी। डैम दूर से कह रहा होता है, अभी इन चीजों का वक्त नहीं है, भागो यहाँ से। और वो परसेफोनी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। और डैम कहता है, ये पागल कुत्ता मुझे काटने दौड़ रहा है, जबकि मैंने बस थोड़ा सा मजाक किया था। परसेफोनी कहती है, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? डैम कहता है, हाँ बस थोड़ा सा लगा है। और उन सारी चीजों से पहले आखिर वो चैन इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है, कितना बेकार कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है यहाँ पर। परसेफोनी कहती है, मैं भी पहली बार देख रही हूँ ये सब होते हुए। सरब्रस इनकी और ही आ रहा होता है। डैम कहता है, चलो अलग अलग हो जाते हैं, जिसपे परसेफोनी कहती है, नहीं तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। डैम कहता है, क्यों? जिसपे परसेफोनी कहती है, मैं ऐसी दिखती जरूर हूँ, पर मैं अंडरवर्ल्ड के ओनर की वाइफ हूँ, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो ये बिना सोचे समझे अटैक नहीं करेगा। और सरब्रस इनकी और आ रहा होता है अटैक करने, जिसपे डैम कहता है, और ये अटैक कर रहा है? जिसपे परसेफोनी कहती है, हाँ कर तो रहा है। डैम परसेफोनी को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है और स्नो वाइट को कमांड देता है हेरक्लस क्लब में बदलने के लिए, और आसमान में जंप करता है और सरब्रस के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, और कह रहा होता है, चल इसे काटने की कोशिश कर कमीने। और डैम सरब्रस पे हेरक्लस क्लब लैंड कर देता है। अटैक तो करता है, पर सरब्रस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड द नेक्स्ट मोमेंट डैम को सरब्रस दूर फेंक देता है, और एक ही अटैक में डैम की हालत बहुत खराब हो जाती है। डैम अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये इतना ताकतवर क्यों है? सरब्रस उसकी तरफ आ रहा होता है। परसेफोनी चिल्लाते हुए कहती है, डैम उस जगह से हटो, अगर तुम स्टिक्स रिवर में गिरे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। पर क्योंकि डैम काफी इंजर्ड होता है, इसीलिए उसे परसेफोनी की बातें नहीं सुनाई दे रही होती है। वो अपने मन में कह रहा होता है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ कि वो क्या कह रही है। परसेफोनी कहती है, वो मुझे नहीं सुन पा रहा है, मैं क्या कह रही हूँ उसे सुनाई नहीं दे रहा है, वो मुझे नहीं सुन पा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। परसेफोनी सरब्रस के पास जाती है और कहती है, सरब्रस बैठ जाओ, मैं कहती हूँ बैठ जाओ और रुक जाओ, मेरी बात सुनो बेवकूफ। और सरब्रस परसेफोनी की बात नहीं सुनता और डैम की तरफ जाने लगता है। डैम इंजर्ड होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं इस कुत्ते को खाना खिलाने आया था, पर अब मैं इसका खाना बनने वाला हूँ, ये काफी बेकार है, पर मैं ऐसे तो नहीं मरने वाला। और ये कहते हुए डैम खुद को स्टिक्स रिवर में फेंक देता है, जो देख के परसेफोनी हैरान हो जाती है। डैम स्टिक्स रिवर के अंदर होता है और कह रहा होता है, ये पानी इतना ठंडा क्यों है, मैं अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने सपनों में डूब रहा हूँ। जो भी चीजें मेरे साथ अब तक हुई और वो सारी पार्ट टाइम जॉब जो मैंने करी, मेरी पूरी जिंदगी, क्या वो बस एक इल्यूजन था? बहुत सारी चीजें थी जो कि मैं गॉड स्टोर से लेना चाहता था, पर मैं कुछ भी नहीं ले पाया। ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरीज के साथ मेरी बॉडी भी डूब रही है, शायद मरते वक्त मुझे ये फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं स्नो को, जो कि पानी में आ रहा होता है डैम को बचाने के लिए। डैम कह रहा होता है, स्नो वाइट मत आओ इधर, एटलीस्ट तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। पर स्नो तैरते हुए डैम के पास आता है और उसे पकड़ लेता है और उसकी नाक पे जोर से काटता है, जिससे उसके खून निकलने लगता है। पर आखिरकार डैम को होश आ जाता है और वो नोटिस करता है कि इस रिवर में जो मरे हुए लोग हैं वो उसे पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं, और वो लोग उसे पकड़ भी लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसका गला पकड़ लेते हैं। डैम बेहोश हो रहा होता है, पर तभी उसे रेड फीस का हैमर याद आता है और उसे वो स्किल याद आती है जो कि उसके पास थी ड्वार्फ हैमर की, और वो उस स्किल को एक्टिवेट करता है और उसके हाथों में एक हैमर आ जाता है। वो सारे के सारे मरे हुए लोगों को अपने से दूर कर देता है और उस स्किल को एक्टिवेट करता है और उसे डेड्स पे मारता है, जिसके इम्पैक्ट से वो उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। डैम थोड़ा ऊपर आ जाता है, पर वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो जल्दी से तैरने लगता है ताकि वो ऊपर पहुंच सके, और वो ऊपर आ भी जाता है। वो किनारे पे आ जाता है और कह रहा होता है, मैं मौत से बच के आ गया। पर जैसे ही वो ऊपर आता है और देखता है अपने सामने, उसके सामने सरब्रस खड़ा होता है, वो भी अपना मुंह खोले। डैम ये देख के हैरान हो जाता है, पर द नेक्स्ट मोमेंट डैम उसके मुंह के अंदर होता है। पहले तो डैम चिल्लाता है, पर अगले ही मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि उसे पेन फील नहीं हो रहा। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, तुम पे स्टिक्स रिवर के इफेक्ट्स अप्लाई हो चुके हैं, ड्यूरेशन है 1 आवर, तुम पॉइजन से इम्यून हो, स्टन से इम्यून हो, ब्लीड से इम्यून हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे। डैम हैरान होता है और कह रहा होता है, आखिर ये सब है क्या, स्टिक्स रिवर के इफेक्ट्स? और यहाँ पे डैम मिथोलॉजी को याद करते हुए कहते हैं कि अगर तुम स्टिक्स रिवर के पानी में जाओगे तो तुम एक इनविंसिबल वॉरियर बन सके हो। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गॉडेस थी जिन्होंने अपने बेटे को स्टिक फीवर में डाल दिया था उसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाने के लिए, पर क्योंकि वो उसे उसके पैरों से पकड़
जकड़े हुए थे, जिसकी वजह से उसके पैर नहीं भीग पाए थे उस मैजिकल वाटर में। और आगे चल के वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो बना, पर उसके जो पैर थे वो उसकी कमजोरी बन गए, मतलब उसका वीक पॉइंट। और यही याद करते हुए डैम कहता है, पर एक सेकंड, मेरी तो पूरी बॉडी भीगी है स्टिक्स रिवर में, क्या मैं भी इनविंसिबल हूँ? हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे सर्बरस ने डैम को पकड़ा हुआ होता है। पर्सिफोनी चिल्ला रही होती है और डैम को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर सर्बरस डैम से खेल रहा होता है, लिटरली खेल रहा होता है वो बंदा। और आखिर में जाके वो डैम को थूक देता है। पर्सिफोनी जल्दी से उसके पास जाके कहती है, क्या तुम ठीक हो? पर डैम को देखने के बाद वो कहती है, छी कितना गंदा ही है। जो सुन के डैम कहता है, जो बंदा अभी अभी मौत से बच के आया तुम मुझसे गंदा बुला रही हो? पर्सिफोनी कहती है, मुझे माफ करना, पर क्या तुम ठीक हो? डैम कहता है, आखिर कोई स्टिक्स रिवर में गिरा है तो वो ठीक कैसे होगा, मैं बस बाहर आया हूँ। पर्सिफोनी कहती है, तुम वहां से बाहर आ गए? डैम कहता है, हाँ मैंने अपना हैमर घुमाकर। पर्सिफोनी हैरान होती है और कहती है, हैमर घुमाकर? मैंने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना। सर्बरस दोबारा से डैम के पास आता है और इस बार उसका हाथ चबाने लगता है और उसे उठाकर इधर से उधर फेंक रहा होता है। पर सर्बरस नोटिस करता है कि डैम को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, बल्कि डैम कह रहा होता है, क्या तुम्हारा हो गया? या मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही टफ हूँ? मुझे खुजली भी नहीं हो रही है यार। पर्सिफोनी ये सब देख के अपने मन में कह रही होती है, ये नहीं हो सकता, सर्बरस ने उसे काटा है और वो एक लो क्लास गॉड है, आखिर वो ठीक कैसे है? ये मत कहना कि ये इमोर्टेलिटी की ब्लेसिंग है। पर ऑफ कोर्स इस वक्त डैम के ऊपर स्टिंग्स रिवर का इफेक्ट होता है। डैम कह रहा होता है, अरे यार मैंने तुम्हें खाना दिया, तुम हो वो जिसने नहीं खाया, तो अब हम वॉक पे चले डॉगी। और हमें सिस्टम के थ्रू दिखाया जाता है कि हाँ इस वक्त डैम के पास इमोर्टेलिटी की ब्लेसिंग है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए बस। सर्वस ये बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्से में होता है और घुर्रा रहा होता है, जो देख के डैम कहता है, ये सब बेकार है यार, फिर भी तुम घुर्रा रहे हो, मैं तुम्हें वॉक पे लेके नहीं जाऊंगा अगर तुम यही करते रहे तो। जो सुन के सर्वस शांत हो जाता है और वापस जाने लगता है पीछे की ओर। डैम अपने मन में कहता है, पेट शॉप में ये चीज काफी काम आती थी, तो तुम बाकी के डॉग से थोड़े अलग हो। और हम देखते हैं सर्वस अपनी चैन को अपने मुंह से पकड़ता है और उसे डैम के सामने फेंक देता है और डैम को देखने लगता है, मतलब कह रहा होता है कि भाई चलो वॉक पे चलो। जो देख के डैम कहता है, आखिर हो तो तुम एक डॉग ही। डैम उसकी चैंस को पकड़ता है। पीछे से पर्सिफोनी कहती है, काफी टाइम हो चुका है सर्बरस को वॉक पे जाए हुए, तो जितना धीरे हो सके उतना धीरे ले जाना इसे। डैम कहता है, मैं समझ गया, फिक्र मत करिए, मैं इस पार्ट टाइम जॉब में एक्सपर्ट हूँ, मुझे डॉग्स का प्रेसिडेंट कहते थे पेट शॉप में, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। पर अगले ही मोमेंट डैम ने जो चांस पकड़ी थी, सर्बरस भागने लगता है और डैम को अपने पीछे खींच लेता है और उसे घिसलाते हुए ले जा रहा होता है। कभी उसका सर पत्थर पे लग रहा होता है तो कभी वो घिसड़ रहा होता है। डैम इस पूरे टाइम चिल्लाए जा रहा होता है और इस चीज की वजह से डैम की स्किल भी अनलॉक हो जाती है, जो कि होती है वाइंड स्पीड। डैम इसे देख रहा होता है, पर तभी पर्सिफोनी अपनी पावर का यूज करती है और डैम के पीछे भागते हुए आती है और डैम से कहती है, अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करो अपनी बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए। पर डैम को समझ नहीं आ रहा होता और वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये सर्बरस की स्पीड को मैच कैसे कर पा रही है? पर्सिफोनी कहती है, मैंने कहा अपने शरीर को ताकतवर करो डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके, सर्बरस काफी ज्यादा ताकतवर है, आखिर तुम अपनी डिवाइन पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? ये सुन के डैम अपने मन में कहता है, इस्तेमाल? क्या वो कोई स्टेट नहीं था, इसका मतलब मैं उसे यूज कर सकता हूँ? डैम चिल्लाते हुए कहता है, पर मैं इसे यूज कैसे करूँ? पर्सिफोनी शॉक होती है और कहती है, ये मत कहना कि तुम्हें डिवाइन पावर यूज करनी नहीं आती। डैम कहता है, नहीं आती। जो सुन के पर्सिफोनी पूरी शॉक हो जाती है और कहती है, नॉनसेंस, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डैम कह रहा होता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ, मुझे यूज करनी नहीं आती। और आखिर ये कुत्ता कितनी देर तक भागने वाला है? पर्सिफोनी जल्दी से भागते हुए आती है और कहती है, उस फीलिंग को याद करो जब तुम पावर यूज करते हो। डैम चिल्ला के कह रहा होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर्सिफोनी कहती है, बस जल्दी करो। डैम अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कह रहा होता है, उस फीलिंग को याद करूं जब मैं पावर यूज करता हूँ। अगर मैं अपनी पावर के बारे में सोचूं तो वो अपने आप ही एक्टिवेट हो गई थी जब मैं कैरोन से लड़ रहा था। पर्सिफोनी कहती है, उसे एक इमेज के तौर पे याद करो और ऐसा समझो कि तुम पानी को कंट्रोल करो अपनी बॉडी के अंदर। डैम अपनी आंखें वापस से बंद करता है और कहता है, एक इमेज, पानी को कंट्रोल करना। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो सर्बरस की चैन को कस के खींचता है अपनी ओर और उसे रोक लेता है, मतलब उसने अपनी डिवाइन पावर यूज कर ली। डैम कहता है, तो ये फाइनली रुक गया। पीछे से पर्सिफोनी कहती है, बढ़िया, ऐसे ही फोकस करो और डिवाइन पावर का यूज करके अपने उस बॉडी पार्ट को ताकतवर बनाओ जिसको तुम बनाना चाहते हो। सर्बरस भी अपनी चैन खींच रहा होता है, जिसकी वजह से डैम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा होता है। डैम पर्सिफोनी की बातों को याद करते हुए कहता है, मैं अपने किसी बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, और वो अपने हाथों को ताकतवर बना लेता है और वो सर्बरस को अपनी ओर इतनी तेजी से खींचता है कि वो उसे पूरा हवा में फेंक देता है। सर्बरस पर्सिफोनी के ऊपर से होते हुए जाके आगे गिरता है। डैम कहता है, आज के लिए इतनी वॉक काफी है, चलो वापस चलते हैं। पर सर्बरस नहीं मानता, जिसपे डैम कहता है, तुम मना कर रहे हो तो चलो मैं तुम्हें इस तरह से लेकर जाऊंगा। और डैम सर्बरस को घसीटते हुए लेके जाने लगता है। जो चीज पर्सिफोनी देख के थोड़ा हैरान होती है, वो डैम से जाके कहती है, ये तुम्हारा पहली बार था जब तुमने डिवाइन पावर यूज करी, पर ये काफी ज्यादा अच्छा था, ऐसा लगता है कि मुझे एक बढ़िया पार्ट टाइमर मिल गया इस बार। डैम अपने मन में कहता है, अगर मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ तो ये काफी वियर्ड है, मैं देख सकता हूँ कि ये लड़की ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आखिर इसने फाइट में इंटरफेयर क्यों नहीं करा, अगर मेरे जैसा लो क्लास का गॉड भी इतना सब कुछ कर सकता है। डैम कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिसपे पर्सिफोनी
कहती है, हाँ क्यों नहीं। डैम कहता है, आखिर तुम सर्बरस के पास क्यों नहीं आ रही थी? मुझे लगता है कि तुम उसे आसानी से हरा सकती थी। पर्सिफोनी कुछ सोचती है और कहती है, क्योंकि मुझे वो करना मना है। डैम कहता है, मना है? पर्सिफोनी कहती है, सर्बरस हेल का गार्ड है, वो काउंटलेस नंबर ऑफ स्पिरिट्स को रोकता है मॉर्टल वर्ल्ड में जाने से, और वो उन्हें भी रोकता है जो कि मॉर्टल वर्ल्ड में जाने का ट्राई करते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैं उनमें से एक हूँ जो कि बाहर जाना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं। डैम अपने मन में कह रहा होता है, अगर इन सारी चीजों को समराइज किया जाए तो पर्सेफोनी को कुछ चीजें करना मना है, इसीलिए वो सरप्लस के बारे में कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ कुछ ही चीजों पर अपने हाथ रख सकती है जिन्हें हेडस अलाउ करता है, मेरे जैसे। सही कहा, मिथोलॉजी में हेडस ने पर्सेफोनी को किडनैप कर लिया था और उसे अंडरवर्ल्ड में कैद कर लिया था जब वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। मुझे लगता था कि ये सब बकवास है, पर ये तो सच निकला। शायद से पर्सेफोनी ने यहाँ पे काफी ज्यादा समय अकेले गुजारा है, और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये थोड़ा बुरा है। नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर्सेफोनी का हस्बैंड हेडेस है जो कि द ग्रेटेस्ट गॉड ज़्यूस का भाई है। आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। तभी डैम को स्नो दिखता है और डैम इसे भूल गया था। स्नो डैम के ऊपर कूदता है। डैम कहता है, अरे यार सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था और तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया। डैम सरब्रस को वापस उसकी जगह पर ले आता है। तभी सरब्रस खड़ा होता है और आगे जाने लगता है। डैम कहता है, आखिर इससे क्या हुआ अचानक से? पर्सेफोनी कहती है, वो मरे हुए लोगों के पीछे जा रहा है। भले ही वो ऐसा दिखता है पर वो अपना काम बिल्कुल सही से करता है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। जब तुम वापस इसकी चेन पिलर से बांध दोगे तब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। डैम अपने मन में कह रहा होता है, एक डॉग गॉडेस पे ध्यान रखे हुए है, हेडेस सच में थोड़ा खतरनाक है। डैम पिलर पे चैन बांध रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसे ही डॉग को क्यों पाल रहा है जिससे सिर्फ वही हैंडल कर सकता है। पर तभी अचानक से डैम का टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है इंट्यूशन का, और उसे एनर्जी सेंस होने लगती है, खास करके पिलर से। वो अपने मन में कह रहा होता है, पिलर के अंदर कुछ तो है, पर आखिर वो है क्या? डैम अपने हाथों में डिवाइन पावर का यूज करता है और अपने मन में कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई जिंदा चीज है। क्या ये कोई आइटम है? शायद से मुझे चेक करना चाहिए। पर्सिफोनी कह रही होती है, तुम्हारी मॉर्निंग ड्यूटीज खत्म हुई, अब हमें आफ्टरनून की तैयारी करनी चाहिए। पर वो ये देख के हैरान हो जाती है कि जो डैम होता है वो अपने हाथों से पिलर को तोड़ देता है और उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकालता है। पर्सिफोनी हैरान होती है। डैम कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि पिलर के अंदर कोई अच्छी चीज है, और इस पिलर के अंदर होता है कॉलर, मतलब सरब्रस का कॉलर। ये वो कॉलर है जिसकी मदद से हेडस सरब्रस को ट्रेन करता है। अगर तुम इसे सरब्रस को पहनाओगे तो तुम सरब्रस को कमांड कर सकते हो, वो तुम्हारी सारी बातें मानेगा। पर्सिफोनी ये देख के कहती है, ये सोचना कि उसने इसे यहाँ पर छुपा के रखा था, मैं इसे नहीं ढूंढ पा रही थी, चाहे मैं जितना कोशिश कर लूं। आखिर तुमने इसे कैसे ढूंढा? डैम कहता है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो शायद से एक हन, पर क्या ये कॉलर इतना ज्यादा अच्छा है? पर्सिफोनी कहती है, ऑफ कोर्स सरब्रस सिंबल है अंडरवर्ल्ड का, और अगर तुम सरब्रस को कमांड कर रहे हो इसका मतलब है तुम पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को कमांड कर रहे हो। डैम उस कॉलर को देखते हुए कहता है, सच कहूं तो मुझे ये एक नॉर्मल डॉग कॉलर लग रहा है। अगर ये इतना खास है तो शायद से मैं इसे यूज नहीं कर सकता, है ना? आखिरकार ये हेडस की प्रॉपर्टी है। पर पर्सिफोनी कुछ सोच रही होती है और डैम से कहती है, फर्क नहीं पड़ता। डैम कहता है, सच में? पर्सिफोनी कहती है, पहले ये ऐसा नहीं कि उसने इसे यूज करने के लिए मना किया है। मेरा हस्बैंड मुझसे हमेशा कहता है इस कॉलर को ढूंढने के लिए, और कहता है कि अगर मैंने इसे ढूंढ लिया तो वो मुझे सरब्रस को ट्रेन करने देगा। डैम अपने मन में कह रहा होता है, शायद से इसके और इसके हस्बैंड के बीच काफी सारी चीजें चल रही हैं। वेल, मैं ऐसे मौके को जान ही नहीं दे सकता। इसकी मदद से ये पार्ट टाइम जॉब काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। डैम सरब्रस के पास जाता है और कहता है, ओए ओए ओए, नीचे आ जाओ थोड़ा, मुझे एक कॉलर बांधने दो तुम्हारे। सरब्रस गुस्से में डैम को देख रहा होता है। डैम कहता है, क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है? लगता है तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। ये सुन के सरब्रस काफी गुस्से में आ जाता है, और अगले ही मोमेंट डैम उसकी कुटाई कर देता है और उसे वो कॉलर पहना देता है और कह रहा होता है, ये तुम पे काफी बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा होता अगर तुम शुरुआत से ही इतना अच्छा बिहेव कर रहे होते। डैम मुस्कुराता है और अगले ही मोमेंट में वो एश कैचम बन जाता है और कहता है, सरब्रस मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये बंदा क्या है यार? डैम सरब्रस को ऑर्डर देने लगता है कि बैठ जाओ, लेट जाओ, और क्योंकि सरब्रस वो कॉलर पहने हुए इसीलिए वो डैम की सारी बातें मान रहा है। डैम उसे रोल ओवर करने के लिए भी कहता है, जो कि सरब्रस करता भी है। डैम हंस रहा होता है और कह रहा होता है, हाँ हाँ हाँ, ये काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मैंने तुम्हारी क्यूट साइड भी देख ली। वैसे ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, मुझे काटने के लिए और मुझे घसीटने के लिए। जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर्स नहीं दूंगा तब तक तुम उस वॉल की तरफ ही मुंह करे रहोगे अपना, और ये सोचोगे कि तुमने क्या गलत करा। और डैम एक इविल स्माइल के साथ अपने मन में कह रहा होता है, अब ये पार्ट टाइम जॉब तो मेरे लिए हलवा हो गई है, और काफी खुश हो रहा होता है। पर तभी डैम के पास पर्सेफोनी आती है और उसके गालों पर अपनी उंगली रखती है। डैम कहता है, ओह मिस पर्सेफोनी, क्या आपने ये देखा? अब ये डॉग हमारी सारी बातें मानेगा। पर पर्सेफोनी डैम पे कोई मैजिक परफॉर्म करती है। डैम शॉक में होता है और कह रहा होता है कि आप ये क्या कर रही हैं? पर तभी डैम जमीन में गिर जाता है। पर्सेफोनी कह रही होती है, मेरे हस्बैंड ने सेब्रस को 2 ऑर्डर्स दे के रखे थे। पहला कि सेब्रस ध्यान रखी कि कोई भी मरा हुआ इंसान अंडरवर्ल्ड से बाहर ना जा सके, और दूसरा ऑर्डर ये था कि सेब्रस मुझ पे नजर रखे। डैम को नींद आने लगती है। पर्सेफोनी कह रही होती है, शांति से सो जाइए मिस्टर डैम, मैं मेरे हस्बैंड के आने से पहले वापस
वापस आ जाऊंगी, इसलिए ज्यादा चिंता मत करना और आराम से सोना। डैम को सोए हुए थोड़ा समय हो जाता है, तभी यहाँ पे स्नो आके उसे जगा देता है। डैम जल्दी से उठता है और कहता है मैं कब सोया था और मिस पर्सेफोनी का क्या हुआ। पर हम देखते हैं कि पर्सेफोनी यहाँ पे नहीं होती है। डैम की हालत खराब हो जाती है, इन शॉर्ट उसकी फट जाती है। डैम पूछता है कि आखिर कितना टाइम हुआ है मुझे सोए हुए, पर उस पर अभी भी स्टिंग्स रिवर का इफेक्ट था, मतलब उसे सोए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। डैम जल्दी से उठता है और कहता है सरब्रस मैं जा रहा हूँ, तू गेट ऑफ हेल का ध्यान रखना। डैम भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है नॉर्मली मिस पर्सेफोनी अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकती थी सरब्रस की वजह से, पर अगर वो अंडरवर्ल्ड से बाहर चली गई तो ये मेरी वजह से होगा। हेडेस मुझे कुत्तों की तरीके मारेगा। आखिर वो कितनी दूर गई होंगी, मुझे उन्हें ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी। तभी डैम को वो स्किल याद आती है जो कि उसे यहाँ पर आके मिली होती है। डैम उस स्किल को एक्टिवेट करता है, इसकी वजह से डैम की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। डैम इसका यूज करके काफी तेजी से आगे जाने लगता है। डैम कह रहा होता है ये स्किल तो काफी ज्यादा फास्ट है, ओके तो मुझे इस स्किल को एक्टिवेट करने का ट्राई करना चाहिए अपनी डिवाइन पावर के साथ। और ये चीज करने के बाद डैम आसमान में काफी लंबी जंप लगाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे पर्सेफोनी दिख जाती है जो कि कैरोन की बोट पे होती है और यहाँ से जा रही होती है और किनारे पे पहुंचने ही वाली होती है। पर तभी पर्सेफोनी को कोई आवाज आती है जिसपे वो कहती है वो आवाज कैसी थी, क्या मैंने कोई पत्थर को हिट करा। पर ये अपना डैम होता है जो कि उसकी बोट को पकड़ लेता है। पर्सेफोनी ये देख के काफी ज्यादा शॉक होती है। डैम कह रहा होता है आखिर आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हैं, आपने मुझसे कहा था कि स्टिक्स रिवर को कोई क्रॉस नहीं कर सकता और आखिर आप ही क्यों क्रॉस कर रही है इसे। और वो चिल्लाने लगता है जिसपे पर्सेफोनी कहती है मुझे माफ करना, मैं बस अपनी मदर को देखने जा रही थी। डैम हैरान होता है और कहता है तो आपने ये पहले से प्लान करके रखा था। पर्सेफोनी कहती है अरे फिक्र मत करो, अभी भी 2 दिन बचे मेरे हस्बैंड को वापस आने में, और जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ये एक सीक्रेट है, पर मैं कभी पकड़ी नहीं गई हूँ। जिसपे डैम काफी हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब ये इसका पहली बार नहीं था। तब इनकी बोट एक पत्थर से टकरा जाती है और वो थोड़ी सी टूट जाती है जिसकी वजह से पानी अंदर आने लगता है बोट के। डैम अपने मन में कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि बोट होल्ड बैक कर पाएगी जब तक हम किनारे तक पहुंचेंगे। और वो देखता है कि अभी तक स्टिक्स रिवर का इफेक्ट उसके ऊपर है, मतलब सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। डैम अपने मन में कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और वो अपनी नाक को बंद कर देता है और उस रिवर में कूद जाता है और इस बोट को पकड़ के धक्का लगाने लगता है किनारे तक पहुंचने के लिए। और फाइनली ये लोग उस रिवर को क्रॉस कर लेते हैं और अंडरवर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। पर्सेफोनी कह रही होती है ये काफी कमाल का लग रहा है। डैम कहता है कि आप मेरे साथ एक प्रॉमिस करोगी, जिसपे पर्सेफोनी कहती है प्रॉमिस। डैम कहता है प्रॉमिस करिए कि हम आपकी मदर से मिलने के बाद तुरंत वापस चलेंगे। जिसपे पर्सेफोनी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो, मैंने तुमसे कहा ना मैं कभी पकड़ी नहीं गई हूँ। डैम कहता है वेल अगर आप पकड़ी गई तो मैं जरूर मारा जाऊंगा। पर्सेफोनी कहती है अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम मेरे साथ चलो। और पर्सेफोनी डैम को एक केव के पास ले आती है। डैम अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये सारे के सारे ग्रीक गॉड केव्स में क्यों रहते हैं। पर्सेफोनी जल्दी से केव के अंदर जाती है और कहती है मॉम, और हम उसकी मॉम को देखते हैं। पर्सेफोनी की जो मदर होती है वो होती है द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर, द मीटर। आई एम सॉरी अगर मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। ये अपनी बेटी को देख के काफी हैरान होती है और कहती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। पर्सेफोनी भी जल्दी से भाग के अपनी मॉम के पास जाती है। पर्सेफोनी की मॉम कहती है मेरी बेटी क्या तुम सच में पर्सेफोनी हो। जिसपे पर्सेफोनी कहती है ऑफ कोर्स मेरे अलावा कौन होगा। और ये दोनों ही एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश होती हैं। ये सब देख के पीछे से डैम अपने मन में कह रहा होता है यहाँ के एटमोस्फेयर को देख के लग रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तभी डैम की नजर एक फ्लावर पर पड़ती है जो कि खिल रहा होता है। मिथोलॉजी के हिसाब से जब पर्सेफोनी अंडरवर्ल्ड में होती है तो सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं, जो कि उसकी मदर की सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। डैम पर्सेफोनी से कहता है मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं पहले जाता हूँ। पर्सेफोनी कहती है तुम जा रहे हो, फिर क्या तुम मुझ पे नजर नहीं रखने वाले थे। डैम कहता है मैं तुमसे रिवर पे मिलूंगा 8 बजे, अभी मैं जा रहा हूँ। पर्सेफोनी डैम को रोकती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया डैम। सीन शिफ्ट होता है, हमें 8 बजे का सीन दिखाया जाता है। डैम बोट के पास वेट कर रहा होता है और अपना फोन चेक करता है जिसमें 8 बज चुके होते हैं। वो यही कह रहा होता है कि पर्सेफोनी आने वाली होगी। पर तभी उसके पीछे से कोई बंदा फूलों को टच करता है। डैम पीछे मुड़ता है और कहता है तो आप वापस आ गई। पर डैम पीछे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि पर्सेफोनी तो वापस नहीं आई है बल्कि हमारे अंडरवर्ल्ड का गॉड वापस आ चुका है। हेडेस वापस आ चुका है जो कि कह रहा होता है तो एक कीड़ा पार्ट टाइमर बना है। और डैम का सिस्टम रेड हो जाता है। उसकी इंट्यूशन की स्किल बता रही होती है आगे खतरा है, तुम मर सकते हो। हेडेस डैम की तरफ देखते हुए कहता है तो वो कहाँ पर है मेरी बीवी पर्सेफोनी। हेडेस को देख के डैम की फट चुकी होती है। वो अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी कांप रही है उसके मुंह से कुछ शब्द सुनने के बाद। क्या ये हेडेस है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया। हेडेस डैम के पास आता है और कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसे किसी ने सरब्रस का कॉलर कैसे ढूंढ लिया और पर्सेफोनी की मदद करी यहाँ से भागने में। डैम की फटी पड़ी होती है। हेडेस आगे कहता है वेल फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। और हेडेस डैम को मारने ही जा रहा होता है। पर तभी हमें पर्सेफोनी की आवाज आती है जो कि कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक इनोसेंट गॉड को मारने का ट्राई कर रहे हो। हेडेस पर्सेफोनी की तरफ देख के कहता है पर्सेफोनी आखिर तुम कहाँ पर थी। पर्सेफोनी हेडेस के पास आती है और कहती है वो तुम थे जो कि पार्ट टाइमर्स को कहते रहते थे सरब्रस का कॉलर ढूंढने के लिए, और हमने उसे ढूंढ लिया जैसा तुम चाहते थे, तो अब तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। हेडेस कहता है ठीक है पर बिना बताए भागना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। पर्सेफोनी कहती है भागना, मैं बस अपनी मॉम से मिलने गई थी। हेडेस कहता है फिर भी तुम्हें कुछ कह के जाना चाहिए था। पर्सेफोनी कहती है क्या मुझे तुम्हें सारी चीजें बताने की जरूरत है, क्या तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। पर्सेफोनी लिटरली अंडरवर्ल्ड के गॉड को डांट रही है। ये सब दूर से
डैम देख रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या हेडस शर्मा रहा है? और हेडस आगे परसेफोनी से कहता है, मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। डैम ये देख के अपने मन में कहता है, ये बंदा रोमांटिक भी है। परसेफोनी एक पोर्टल खोलती है और उसमें से एक गिफ्ट जैसा कुछ निकाल के कहती है, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को और बाकी की बातें हम अंडरवर्ल्ड में करेंगे, इसे बोनस समझना डैम। और वो गिफ्ट डैम को पकड़ा देती है। हेडस कहता है, तुम उसे जिंदा छोड़ रही हो और आखिर तुमने उसे क्या दिया है? परसेफोनी कहती है, उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब बहुत अच्छे से करी, इसीलिए मैं उसे गिफ्ट दे रही हूँ, समझे नैरो माइंडेड। परसेफोनी डैम से कहती है, मैं तुम्हारी पेमेंट का ख्याल रखूंगी, तो सिस्टम को रिपोर्ट मत करना और हाँ, दोबारा यहाँ पर भटक मत जाना। और हम पीछे हेडस को उदास देखते हैं। वेल, वो क्यों उदास है? क्योंकि उसको परसेफोनी ने नैरो माइंडेड का, उसकी पसंदीदा औरत ने। तुम क्यों खुश हो रहे हो भाऊ? तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि डैम की जॉब खत्म हो जाती है, इसीलिए वो वापस अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। डैम उठता है और कहता है, आखिर कितनी बार मैं पार्ट टाइम जॉब में मरते मरते बचाऊं? ऐसा लगता है जितना मैं पार्ट टाइम जॉब करते जा रहा हूँ उतनी मेरी जिंदगी कम होती जा रही है। डैम उस गिफ्ट को उठाता है और कहता है, उसने कहा कि ये बोनस है, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये ले लिया, और ये क्या हो सकता है? और वो उसे खोलने लगता है और वो उस बॉक्स को खोलने के बाद हैरान हो जाता है। उसके अंदर एक फॉरबिडन फ्रूट था। फॉरबिडन फ्रूट यूजर को अलाउ करता है सही और गलत में फर्क करने के लिए। और दूसरा होता है गोल्डन एप्पल, जो कि इमोर्टेलिटी का सिंबल है और इसके असर से यूजर हमेशा के लिए यंग रहेगा। डैम ये देख के हैरान रह जाता है और कहता है, गोल्डन एप्पल, क्या मॉम इसे यूज कर सकती है? पर क्या इंसान गॉड्स के फ्रूट को खा भी सकता है? और वो गोल्डन एप्पल को हाथ में पकड़ता है और उसे रख देता है और फिर वो फॉरबिडन फ्रूट को उठाता है और कहता है, तो ये है फॉरबिडन फ्रूट, क्या इसे खाना पड़ेगा? यही शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे डॉक्टर कह रहे होते हैं, ये एक मिरेकल है, आपकी बॉडी से सारे के सारे कैंसर सेल्स गायब हो चुके हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डैम की मम कहती है, डॉक्टर क्या ये सच है? डॉक्टर कहते हैं, हाँ, पर इसे एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल टर्म्स के हिसाब से इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ये कैसे हुआ। और ये सुन के डैम की मॉम काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है, ऐसा मिरेकल कैसे हो सकता है? डैम कहता है, मॉम मैंने आपसे कहा था कि अब हमारे साथ सिर्फ अच्छी चीजें होने वाली हैं। और अपने मन में कह रहा होता है, गोल्डन एप्पल काम कर गया, ये अच्छा हुआ कि मैंने उसका छिलका नहीं उतारा, मुझे लगा कि इफेक्ट शायद से कम हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्डन एप्पल का जूस बना के डैम ने अपनी मॉम को पिलाया होता है। डैम कहता है, डॉक्टर्स ने कहा है कि आप हेल्दी हैं, तो अब आप डिस्चार्ज हो सके हैं, तो चलिए मॉम हमारे घर। और डैम की मॉम फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं। डैम उन्हें टैक्सी में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है और वो कह रहा होता है, मिस्टर हमें होसियोंग बैनवॉल जाना है। ड्राइवर कहता है, उधर से होके जाना हमारे लिए ठीक रहेगा। जिसपे डैम कहता है, पर हमें उधर से पास पड़ेगा है ना? ड्राइवर कहता है, मुझे लगता है कि अभी तक आपने सुना नहीं है, पर उस एरिया के आसपास एक डिजास्टर आ चुका है, ये हर तरफ न्यूज में चल रहा है। और ड्राइवर ये कहकर रेडियो ऑन करता है जिसपे न्यूज चल रही होती है, योएडो पार्क के पास एक डंजन अपीयर हुआ है, हम वहाँ से सारे सिटीजन्स को दूर ले जा रहे हैं। काफी सारे गिल्ड्स और सोलो हंटर्स वहाँ पर आ रहे हैं डंजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। डैम की मॉम डैम से कहती है, डैम मैं अकेली जा सकती हूँ, तो तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है डंजन में, है ना? मैं इंतजार नहीं कर सकती तुम्हें टीवी पे देखने के लिए। और अगले मोमेंट डैम टैक्सी से उतर जाता है। उसकी मॉम कह रही होती है, मैं तुम्हें टीवी पे देखूंगी, तो अपना ध्यान रखना। डैम कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और डैम उस लोकेशन पे जाने लगता है जहाँ पे वो डंजन अपीयर हुआ था। डैम उस डंजन को देखता है और कहता है, इस डंजन में काफी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा डंजन था। क्या है? डैम आगे कहता है, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से पूरी रात काम करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो स्नो? चलो चलते हैं।